नमस्कार मित्रों, द टीचर शो के एपिसोड 85 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और रोज की तरह आज ठीक 7 बजे हम आपके साथ फिर उपस्थित हैं। कल हमने दिल्ली में हैप्पीनेस कार्यक्रम के बारे में जाना, उसको समझने की कोशिश की। आज हम उसी का एक दूसरा रूप है, मस्ती की पाठशाला, जो गुजरात में इस वक्त संचालित हो रहा है। तो आज हम चलेंगे मस्ती की पाठशाला, और हमारे साथ होंगे मस्ती की पाठशाला को चलाने वाले श्री राकेश कुमार, नवा निदेशक साहब, जो इस वक्त हेडमास्टर हैं गुजरात में नवा निदेशक नाम के एक छोटे से गांव में। कैसे उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने नवाचार से गांव की तस्वीर बदली है, कैसे विद्यालय की तस्वीर बदली है, और कैसे बच्चों की किस्मत बदली है, इस सब पर हम उनसे आज लगातार 1 घंटे तक कम से कम चर्चा करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम में अगर कोई सवाल पूछना चाहते हो हमारे आज के मेहमान राकेश कुमार जी से, आप हमारे फेसबुक कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप सबके सवाल लेकर के उनसे हम जवाब लें। हालांकि जब बहुत ज्यादा सवाल आते हैं तो वो संभव नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि देश के विभिन्न हिस्सों से आप लोग जब इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हम हर सवाल उन तक, अपने मेहमान तक पहुंचाएं और वो उसका जवाब दें। फरीदा शोक जी कश्मीर से रोज की तरह हमारे साथ सबसे पहले जुड़ने वाले दर्शकों में हैं और नमस्कार भेज रही हैं हमारे मेहमानों को। महाराष्ट्र से निर्मला अष्टपुत्र निर्मल हैं, जो 7 तारीख को यानी कि कल हमारी मेहमान होंगी, संगीत की आचार्य हैं। वो भी सबको याद कर रही हैं। उत्तराखंड से मंजू तनेजा हैं, और मोहन चौहान जी हमारे बहुत ही नियमित दर्शक हैं, कला के शिक्षक हैं। नरेंद्र भावे जी हमारे तबले के आचार्य इस शो में आ चुके हैं, वो भी नमस्कार कर रहे हैं। सभी लोगों को स्क्रीन पर मैं लाइव कर रहा हूँ। तो हमारे साथ रोज की तरह इस शो में जुड़े हैं मुकेश प्रसाद बोगड़ा जी, हमारे को होस्ट, और साथ में दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, जो पूर्व निदेशक हैं सीसीआरटी के। आप सबका स्वागत है सर, नमस्कार। नमस्कार सर। प्रणाम, सभी को प्रणाम। जोशी सर नमस्कार। नमस्कार गुरु जी, नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम सर, प्रणाम। केम छो? मजामा? मजामा। मजामा, ओके। मजामा, ओके। मजामा। तो बढ़िया। सर, हमने जो आपका परिचय दिया उसमें एक शब्द है वो बहुत ही आकर्षक है, वो मस्ती की पाठशाला। हमने इस तरह के शब्द फिल्मों में ही सुने हैं, आज तक रियल लाइफ में बहुत कम सुने हैं। तो ये मस्ती की पाठशाला क्या है सर? थोड़ा सबसे पहले हम चाहेंगे वो हमारे दर्शकों को बताएं, फिर हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। ऐसा करते हैं अभी दर्शक कुछ और थोड़ा 1-2 मिनट में जुड़ेंगे, कुछ अभी इंतजार कर रहे होंगे या कुछ कार्यक्रम से लेट होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग ठीक 7 बजे बहुत मुश्किल से आते हैं, 2-3 मिनट लेट ही आते हैं। तो तब तक हम चाहेंगे कि परिचय दे दें सर, अपना बाल्यावस्था से अब तक का, शिक्षा दीक्षा का, आपकी पढ़ाई, और जो आप जो भी बताना चाहें। उसके बाद फिर हम मस्ती की पाठशाला पर बात करेंगे। जी, वैसे मेरी जो पढ़ाई है वो मेरे ख्याल से जो आज मैं जो भी हूँ वो ही शिक्षा जो उस तरह से हुई थी उसका ही नतीजा है। तो एक छोटे से ही गांव में पला बड़ा हूँ और गांव में ही शिक्षा प्राप्त की थी। और मैं उन बच्चों में से था जो स्कूल में दाखिल होने से पहले ही स्कूल जाता था, क्योंकि मेरी जो दादी थी वो भी टीचर थी। तो फिर दादी के साथ चला जाता था। तो करीबन 3-4 साल का होते ही हमारी स्कूल शुरू हो चुकी थी। लेकिन पढ़ना नहीं था, क्योंकि मैं वहां पे दाखिल नहीं हुआ था, नाम नहीं लिखा हुआ था। जो था, जिस भी कक्षा में बैठना चाहे वो बैठता था। तो क्योंकि मेरी दादी टीचर थी तो वो जो रुतबा था तो उसी तरह से सभी क्लासेस 5 साल का हुआ और कक्षा में दाखिल हुआ, पहली कक्षा में, तब तक पूरा स्कूल कैसे चलता है वो मैंने देख चुका था। और फिर जो टीचर्स भी मिले वो उस तरह से मिले कि जो पढ़ाते पढ़ाते, कहानी सुनाते सुनाते रो देते थे। तो अब पता चलता है कि वो जब रो देते थे तो पूरा, छोटे छोटे बच्चे थे हम, तो आज भी मुझे वो दूसरी कक्षा का वो क्लास मुझे आज भी याद है कि उनके रो देने से मुझे कहानी का दर्द तो पता नहीं है कि कहानी में किसको क्या हुआ वो पता नहीं है, लेकिन हमारी टीचर रोती थी तो हम सब बच्चे रोते। तो उसी तरह से बच्चों में फीलिंग का पोर्शन उन्होंने उस तरह से ऐड किया, वो आज भी शायद सब जितने भी बच्चे हैं उनमें जिंदा है। और भी एक टीचर थे जिनको
जो कहावत होती है उससे बड़ी कहानी सुनाने में बड़ा मजा आता था। तो हम उनके क्लास की बहुत राह देखते थे कि अच्छा ये चंद्रकांत सर आ जाए तो फिर वो कहानी सुनाएंगे। तो इसी तरह से सब टीचर मिलते गए। पहले गांव में ही, हाई स्कूल भी गांव में ही थी, तो वहाँ पे पढ़ाई की। वहाँ पे एक टीचर मिले जिन्होंने मेरी पूरी जो इंग्लिश की जो थी वो टर्निंग करा दी। मैं जब पढ़ता था तब इंग्लिश जो थी वो कंपलसरी नहीं थी। तो 8वीं में जाके पहली बार एबीसीडी वगैरह शुरू किया। वो टीचर थे कैस पटेल। कल ही जो शिक्षक दिन था तो मैं उनको इसलिए याद करना चाहता हूँ कि उन्होंने उस तरह से मुझे इंग्लिश पढ़ाई कि, और उतना जोर से, उनका इतना विश्वास था मुझ पे। तो शायद उसकी वजह से ही आज भी किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, एक वो लड़का, जैसे मेरी एजुकेशन हुई थी वो 10वीं तक में इंग्लिश पढ़ाई, 8वीं में शुरू की, 10वीं में खत्म। उसके बाद में पीटीसी जो हमारा टीचर बनने का कोर्स होता है वो ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में कॉलेज की वो गुजराती सब्जेक्ट के साथ किया, गुजराती के साथ किया। फिर भी इंग्लिश जब भी कान में लगती है बोलने में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि उस टीचर की वो देन है। तो उसी तरह से, और वो फ्रीलांस पढ़ाई मैंने ज्यादा की है। फ्रीलांस का मतलब कॉलेज में दाखिला तो लिया लेकिन कॉलेज जाना नहीं है, सिर्फ लाइब्रेरी में जाना है। और मेरे गुजराती के प्रोफेसर है किशोर व्यास, उनका भी ऋणी हूँ। उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला कि क्लासरूम तो आता नहीं, सिर्फ किताबें लेने आ जाता है। तो वो ऐसा करते थे कि जो भी किताब वो पढ़ते थे उसके पन्ने में वो डाल के रखते थे कि राकेश आएगा तो ये किताब उनको देनी है। तो जो मेरे लाइब्रेरियन है राजू भाई, तो उनका भी इतना रहा मुझ पे। तो मैं सिर्फ जाता था 10 से 15 दिन के बाद कॉलेज में, इतना पूरा लेके घर आ जाता था और घर बैठ के पढ़ना। तो ये हुआ ये कि आवाज आवाज कुछ कट कट के आ रही है। आवाज अच्छा, कुछ कट कट के आ रही नेटवर्क की दिक्कत है, नेटवर्क की दिक्कत है। नेटवर्क की दिक्कत है। जी जी सर, तो जी आगे हाँ सर। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, तो उसकी वजह से मुझ में ये जी हो बोलिए गया सर। कि टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए, टीचर का काम है कि बच्चे अपने आप कैसे पढ़े। वो बात मेरे ख्याल से मेरे ही एक्सपीरियंस से आगे, लेकिन ये तो अब बता रहा हूँ, मैं अब बता रहा हूँ। मुझे पता नहीं था उस वक्त के मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मुझे पेपर कैसे लिखना है वो पता नहीं है। आज भी मैं एक वाक्य आपको बताना चाहूंगा कि क्या हुआ था कि जो कॉलेज में जाते थे बच्चे उनको तो पता है कि पेपर स्टाइल क्या होता है और कौन कौन से सर से क्या क्या आता है। जैसे मेरा सब्सिडरी सब्जेक्ट था संस्कृत, और एक काव्य प्रकाश मम्मटाचार्य का आता था। उसमें से कोर्स में तो 2 ही सर पढ़ने थे SYBA में, लेकिन मुझे तो पता नहीं है। मुझे तो सिर्फ लाइब्रेरियन ने एक किताब दी कि ये काव्य प्रकाश आती है, इतनी मोटी किताब थी। घर आया 1 महीने में पूरी पढ़ डाली। फिर जब आंसर देखने वाला यार क्या, तो फिर मैं जब आंसर लिख रहा हूँ कि मम्मटाचार्य ने अलंकार के बारे में क्या बात की है, तो वो तो दूसरे सर्ग से भी आएगी और 15वें सर्ग से भी आएगी। तो इतनी सारी बातें देखकर फिर मेरे संस्कृत के प्रोफेसर ने मुझे वो पूरा चेक करके बुलाया कि बताओ इधर आओ, ये सब कैसे पता है। बोला सर किताब में है, लेकिन हम तो सिर्फ पहला दूसरा और 7वां ही सर्ग पढ़ते हैं, ये कहाँ से पढ़ा। मैंने बोला सर काव्य प्रकाश से पढ़ा। तो उस वक्त ये जो है ना कि जो मुझ में वो पता ही नहीं थी कि फ्रेम क्या है, तो इसलिए मैं लिखता चला गया। ऐसा ही हुआ था कि ईश्वर पेटलीकर जो हमारे यहाँ गुजरात के बहुत अच्छे गद्यकार हैं, उनकी कहानियों के स्त्री पात्रों के बारे में लिखिए। अब मैंने तो जितनी पढ़ी थी उसके सबके जो डाल दिए कि ये पात्र ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो दूसरे दिन पेपर लिख रहा था तो फिर वो मेरे प्रोफेसर घूम घूम के आए, रोल नंबर 8 कौन सा है, कौन है। मैंने सोचा कि कल बहुत गड़बड़ सड़बड़ लिख दी है, क्योंकि मैं लिखता था तो फिर ऐसा देखता नहीं था कि ऐसा लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। मैं फिल्मी गाना भी मुझे याद आ गया तो फिर मैं तो वो लिख देता था कि वो स्त्री पात्र अगर आज फिल्मों में गाना गाती तो ये गाती। तो वो सारा पूरा लिख दिया। तो सोचा कि बहुत गड़बड़ कर दी आज। और उन्होंने इतना ही पूछा कि रोल नंबर 8 कौन है, तो मैंने बोला सर मैं हूँ। अच्छा तुम हो, खत्म हो जाए पेपर तो उसके बाद में स्टाफ रूम में आना। स्टाफ रूम में आना तो मैंने सोचा कि आज होगा। तो फिर उन्होंने बोला कि इसी तरह से लिखते रहना, तेरी लिखाई में किसी की भी, मेरी भी कोई भी प्रकार की छाप नहीं है, और हम चाहते हैं कि गुजराती इसी तरह से आगे बढ़ेगी। अगर किसी की फ्रेम में चले जाओगे तो फिर वो तुम वही लिख पाओगे जो फ्रेम देगा। तो फिर तो कलम निकल पड़ी। तो जब भी लिखता था ऐसे लिखता ही चला जाता था। तो शायद
उसमें से ही अब शिक्षक बन गया हूँ, तो मैं बच्चों के साथ भी वही करता हूँ कि किसी भी फ्रेम में मत आओ, अपना जी चाहे वैसे पढ़ते जाओ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई जो है वो किसी की फ्रेम से नहीं आएगी। मस्ती की पाठशाला की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो आपने सर जो पढ़ाई की वो पास होने के लिए नहीं की, आपने ज्ञान हासिल करने के लिए, नॉलेज के लिए पढ़ाई की, इसीलिए आप ये सब कर पाए। हाँ, क्योंकि पढ़ना नहीं था। अच्छा, वो भी मैं बता दूं कि मुझे पढ़ना नहीं था। मैं 10वीं तक तो पढ़ा, फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि अब पढ़ना नहीं है। फिर भी जब उन लोगों ने बोला तो मैंने बोला ठीक है, चलो पढ़ देते हैं। तो उसी वजह से आगे ऐसे निकलता है। और उस वक्त में गुजरात यूनिवर्सिटी जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो उसमें 6 गोल्ड मेडल मुझे मिले थे, और वो भी मुझे पता नहीं था कि मुझे गोल्ड मेडल मिले हैं। फिर क्लर्क से जाके, वैसे तो गवर्नर देते हैं, फिर भी मेरे गांव में वो टपाल बहुत लेट आई, तो फिर क्लर्क से जाके यूनिवर्सिटी से मेडल कलेक्ट किए। लेकिन उस मेरे जो एक्सपीरियंस है उसमें से निकल कर यही आता है कि आप अगर एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते तो बहुत अच्छा कर पाते हैं। मेरे जो हस्ताक्षर है वो भी कभी भी हंसते नहीं है। मैं बोलता हूँ हस्ताक्षर, लेकिन इतने बुरे होते हैं तो शायद ही कोई पढ़ पाए। तो मेरे दोस्त है वो बोलते हैं कि यार तू पास कैसे हो जाता है, और पास तो ठीक है, तो अव्वल रहता है, कभी तेरा सेकंड नंबर नहीं आया। तो मैंने बोला वो मुझे पता नहीं है। फिर मैंने एक टीचर से मैंने पूछा कि आप मेरी जो कॉपी है वो चेक कैसे करते हैं। तो उन्होंने बोला कि चेक ये है कि तुम्हारी जो कॉपी होती है ना, वो हम पूरा 1 घंटे ठीक तरह से पढ़ते हैं। फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारी जो कॉपी है उसमें से हमारे अगले साल के जितने भी लेक्चर्स लेने हैं ना, उसके लिए पॉइंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि वाह, जो जो लिखा है वो पढ़ते जाते हैं। तो मैंने अच्छा, तब मुझे पता चल गया कि अच्छा, तो तेरी स्ट्रेंथ वही है कि तू लिख। वो हस्ताक्षर रोते भी होंगे ना तो वो पढ़ लेंगे कि अच्छा क्या लिखा है, वो जोर लगा के पढ़ के भी तुझे मार्क देते ही रहते हैं। तो क्या वो सप्लीमेंट्री भी है। 3 आवर्स में मैं 75 पेजेस भर देता था। तो वो बड़ा वाला स्टेपलर लगे वो लगा के देते थे कि अच्छा ये तो लेकिन चलता रहता है। और तो और वो फ्रेम नहीं पता है ना कि इतने शब्दों में ये लिखना है वो लिखना है, तो उसका ही फायदा हुआ है। मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, लेकिन अपने आप को फ्री रखा है। और मैं सोचता हूँ कि मैंने नहीं रखा है, मेरे आसपास के जो लोग हैं, माता पिता भी है, और उन लोगों ने मुझे उस तरह से रखा। तो उसका ही फायदा यही है कि उस तरह से मेरा जीवन भी उसी तरह से चलता गया कि जो एग्जाम वो सब इतने मायने नहीं रखे। मुझे पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, और किताब का शौक तो वही है भी, तो उसका फायदा है मेरे ख्याल से। जी, तो बिल्कुल सर हम बिल्कुल। जब लिखते थे बहुत ज्यादा हमारी राइटिंग खराब हो जाती थी, आपकी राइटिंग ठीक रहती थी क्या जब आप ज्यादा लिखते थे एग्जाम में? नहीं, वो पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक मेरी राइटिंग एक ही तरह के रहती थी, बुरी। कभी भी थैंक्स टू कंप्यूटर की मेरे जो हस्ताक्षर है उन्होंने बहुत अच्छे कर दिए। और और वो ही मैं जो टीचर की बात कर रहा था, कैस पटेल सर, तो उनकी एक लड़की थी, तो वो भी बड़ी लड़की थी, वो भी टीचर थी एक प्राथमिक शाला में। तो उन्होंने मुझे बताया था कि राकेश देखो, तुम 7 कक्षा तक को पहले नंबर से पास होकर आ गए, 8वीं में पास भी नहीं हो पाओगे इतने बुरे अक्षर से। तो मैंने अपनी हैंडराइटिंग इतनी ही अच्छी की जितनी की लोग कोशिश करके पढ़ ले। आज भी अगर ग्रीन बोर्ड में लिखता हूं तो मैं याद करता हूं कि ये किस कक्षा में मैं लिख रहा हूं। अगर छोटे बच्चों के लिए लिख रहा हूं तो छोटे बच्चों की तरह धीरे 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 से लिख के, और मैं पूछता रहता हूं कि ये हो गया ना, ठीक है सर, हो गया हो गया। लेकिन 3-4 महीने हो जाते हैं तो फिर बच्चे बोलते हैं वही लिखो सर, आप वही लिखते जाओ, हमें पता चल गया कि आप ऐसा करते हैं, वो म है और या ये ब है और ये ग है। तो बढ़िया बढ़िया सर। तो अब सर हम चाहेंगे कि थोड़ा सा वो जो जिस पर सबकी तैयार है, सबको मस्ती की पाठशाला पर हम आते हैं। क्या है जी। सर मस्ती की पाठशाला, कैसे दिमाग में आया? दिमाग में आया ऐसा तो नहीं बोल सकता, लेकिन दिल में आया वो मैं बोल सकता हूँ। और बहुत बढ़िया। जब 98 में ये जो स्कूल है वो वहां पर ही मैं टीचर के तौर पे, पहली ही मेरी जॉब वहीं पर ही लगी थी, और वहीं पर लास्ट 22 ईयर से वही स्कूल में हूँ। जब गया था तो अकेला टीचर था,
और करीबन 35 स्टूडेंट्स थे, एक से 4 तक की स्कूल थी। और वो मुझे पता नहीं था कि क्या करूं मैं स्कूल में जाके। तो फिर उसी तरह से मैंने देखा कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो बच्चे थे उनको पढ़ना नहीं था। बिल्कुल ही ऐसे गांव है जहाँ पे आप फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, आप गाय भैंस चराने जा सकते हैं, आप नदी में नहाने जा सकते हैं। तो कौन भला स्कूल में आके बोर हो जाएगा? किसी को भी ये अच्छा, मुझे भी नहीं लगता। और मुझे पता था कि अगर मुझे नहीं अच्छा लगता तो इनको कैसे अच्छा लगेगा। तो फिर जो स्कूल भी इतनी पुरानी थी, तो वो सब छोड़ के और झाड़ी झांकरे ये सब, तो फिर बोला कि अच्छा क्या करना है आप बताओ, वो मैं कर देता हूँ। तो ऐसे शुरू हो गया कि बच्चे मुझे आके बोलते थे कि सर ये जो खेत है ना, वहां जाते हैं बहुत मजा आएगा। तो चले, क्योंकि 35 बच्चे हैं, करीबन 20-25 आते थे हर रोज, उनके लेके निकल पड़ता था। शाम को आके फिर उनको बोलता था टाटा बाय बाय। तो जो पूरा क्लासरूम था, वो क्लासरूम कभी रहा ही नहीं कि ये क्लासरूम है। और हर एक बात में बच्चों से मदद लेनी पड़ती थी। और मुझे आज भी वो बच्चे याद है कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया होता तो आज मैं ऐसा टीचर, जैसे कि आज आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसा टीचर तो कभी भी नहीं होता। उनको लगता था कि ये हमारा इतना पक्का दोस्त है। कभी भी वैसे चाय होती थी और 1 रुपया लेके गांव में जाते थे बच्चे और उसमें से दूध लेकर आते थे। उसकी चाय अगर दोपहर में पी ली, अब 3-4 बजे हम कहाँ घूम घाम के आए और मैंने बोला कि यार चाय पीनी है। तो एक बच्चा आज भी मुझे याद है, अनिल, वो बोलता सर अभी लाया। और वो ग्लास लेके निकल पड़ता था, थोड़ी देर में आ जाता था। कैसे लाया सर? एक बकरी थी ना। अरे किसकी थी? अरे किसी की भी हो, आप गांव के हैं, बकरी भी गांव के है। अरे यार, लेकिन उसी तरह से वो बच्चे ऐसे जुड़ते गए तो वो फ्रेंडशिप हो चला। उसके बाद में कक्षाएं मैं खोलता गया और कक्षाएं जब खुलती गई तो टीचर्स भी आने लगे। और टीचर्स भी आज 10 टीचर्स हैं और 325 स्टूडेंट्स हैं। और अकेले नवा नदी सर से ही नहीं, आजू बाजू के 15-20 गांव से बच्चे आ रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल में जाते थे वो भी वहां से निकल के आ रहे हैं। तो वो सब बच्चे आ रहे हैं। लेकिन आज भी वही माहौल है सब टीचर्स में कि हम पहले दोस्त हैं। तो पहले शुरू शुरू में तो हमारी गरज थी कि इतनी स्कूल का जो करना है एडमिनिस्ट्रेशन तो हम नहीं कर पाएंगे, तो बच्चों से हेल्प लेते थे। फिर हमने सोचा कि अब बच्चों को स्कूल आना कब पसंद आए। तो हमने सोचा कि अच्छा हम पढ़ते थे तो क्या पसंद नहीं आता था। कि हम पढ़ने बैठे हैं और कल मकर संक्रांति है और सब काइट फ्लाइंग कर रहे हैं, और वो जो प्लास्टिक की काइट होती है वो बड़ी आवाज लगाती है, फर्र कर से आवाज लगाती है। तो पूरा ध्यान वहां से खिड़की में से निकल के पूरा आसमान में चला जाता है। और अब वहां जाता है तो टीचर बोलता है उधर नहीं इधर देखो। अब टीचर पढ़ा रहे हैं कि मेढक कैसे होते हैं ये सब, और हमारा ध्यान होता है कि अच्छा वो विंडो के बाहर मेढक दिखता है, नहीं वहां मत देखो, इस बोर्ड पे देखो। तो हमने सोचा कि ये जो है, हम हमको भी लगता था कि भाई अच्छा टीचर की कुर्सी पे बैठ जाए तो कैसा लगे। मैं बैठ के देखता था। अब टीचर नहीं आते थे, साफ सफाई करते थे तो बैठ के खड़े हो जाते थे, अच्छा बैठो और फिर खड़ा हो जाओ। लेकिन ये जो सारे नियम थे कि यहाँ पर ही बैठ सकते हैं, यहाँ पर बैठ के ही आपको लिखना है, तो इसकी जरूरत क्या है। तो फिर बैठ 3-4 उस वक्त जो टीचर्स थे उन्होंने बैठा कि अब अच्छा ऐसा करते हैं, ऐसे नियम जो हमको भी, हम जब पढ़ते थे तो पसंद नहीं थे, वो सब निकाल के फेंक देते, निकाल के फेंक दिए। तो फिर क्या शुरू हो गया, बच्चों की संख्या भी बढ़ी। जैसे स्कूल में क्या लाना है, कब लाना है, क्यों लाना है, कौन से खेलने हैं, वो सारी बातें भी बच्चे से पूछते थे। तक तो सब सही चला, लेकिन जैसे संख्या बढ़ी तो फिर क्या होना शुरू हो गया। तो उससे पूरा सिस्टम निकल के आया और उनको हम नागरिक, जैसे कि पूरी पार्लियामेंट जो हमारी सिस्टम चलती है उसी तरह से स्कूल चलाने का जिम्मा वो पार्लियामेंट करती है, कैबिनेट भी होती है, वही सब बातें तय करते हैं। तो इन सारी आवाज बातों, कट रही थोड़ा सा आवाज फिर से कटने लगी है। जी जी जी, अब हाँ ठीक है सर, बोलिए। जी, तो वो सारी बातों को जोड़कर हमने फिर नाम दिया मस्ती की पाठशाला। तो हम तो बोलते थे अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। फिर एक दिन ख्याल आया कि जो नया कलर वगैरह सब हम जो पुरानी जो बिल्डिंग थी उस पर लगा रहे थे, तो बच्चों से पूछा कि हमको क्या लिखना चाहिए।
तो बोले सर अब स्कूल का नाम लिखो मस्ती की पाठशाला। और फिर हमारी घबराहट शुरू हो गई कि मस्ती की पाठशाला अगर लिख देंगे और अगर एजुकेशन इंस्पेक्टर आ गए और उन्होंने नोटिस थमा दी कि ये क्या लिख रहे हो, तो क्या करेंगे। वो हमारा पहला साहस था। मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आज पूरे मुझे मेरे इस जीवन में और इस शाला को बनाने में गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने भी इतना सहयोग दिया है, उन्होंने इस सभी बातों को एक्सेप्ट किया, वो भी बड़ी बात है। लेकिन वो पहली बार तो इतना, वो 3 या 4 टीचर थे हम उस वक्त, बोल रहे थे यार ये दिलीप वगैरह बोल तो रहे हैं कि मस्ती की पाठशाला लिख दो, लेकिन अगर लिख दिया और जो इंस्पेक्टर आ गए उन्होंने नोटिस थमा दी तो उसका जवाब कैसे लिखेंगे। नहीं, डर नहीं लग रहा था, लेकिन हम सोच रहे थे कि जवाब क्या लिखेंगे, कि ये हमने क्यों किया। तो फिर बोला कि एक बार लिख तो देते हैं, तो फिर लिख दिया। और जवाब भी सोच कर रखा था कि बच्चों ने ये बोला। और फिर एक टीचर थे गिरीश, उन्होंने बोला कि ऐसा करेंगे कि बच्चों ने लिख दिया, हमने कहाँ लिखा यार, ऐसा करके कुछ भी कर देंगे लेकिन लिखते हैं। और लिखा। अब साल में वो आए और आके ही पहले ही देखा और बोले अच्छा मस्ती की पाठशाला अच्छा है, बच्चों का आने में मजा आएगा, ये ऐसा नाम अच्छा लग रहा है। और अच्छा है, बस अब तो फिर से, अब तो बड़ी बिल्डिंग है, अभी उस पे पहले ही लिख देते हैं मस्ती की पाठशाला। तो फिर उसी तरह से आइडेंटिटी भी शुरू हो गई। और फिर चाइल्ड सेंटर जो स्कूल बनाने में क्या क्या और करना चाहिए, वो पूरी जर्नी उस तरह से निकल पड़ी। तो ये आमिर खान ने देखा आपको, पहले आपका एक्सपेरिमेंट सुना होगा, तो फिर उन्होंने कहा मस्ती की पाठशाला। हो सकता है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो ये सर बहुत रोचक अनुभव और बहुत जबरदस्त किस्सा आपने सुनाया, और हमारे दर्शक कह रहे हैं कि एक शब्द भी अगर आवाज कट रही है तो बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने अनुभव को। इन सबको बहुत अच्छा लग रहा है और हमें भी अच्छा लग रहा है। और इससे मुझे लगता है कि जो देश भर के शिक्षक इस शो को देखते हैं वो भी अपने अपने जो उनका तरीका है उस पर रीथिंकिंग, पुनर्विचार करेंगे कि हम कैसे और बेहतर इन सब चीजों को। अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक शो है, एक हमारे दर्शक है, उन्होंने लिखा इस शो के लिए कि जितने भी शो सोशल मीडिया में चल रहे हैं उनमें से सबसे बेस्ट है द टीचर शो, क्योंकि उसमें आप जैसे लोग हैं सर, राकेश सर। जी थैंक यू। और ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश के जो सरकारी और असरकारी शिक्षक हैं उन सबकी बात पूरे देश तक पहुंचाए, जिससे कि और बेहतर हमारी शिक्षा व्यवस्था को एक उड़ान मिल सके। तो फिर उसके बाद सर आपका जो नाम जो है वो स्वीकृत हो गया, मस्ती की पाठशाला। फिर क्या हुआ आगे उसके बाद? सर कुछ पूछना चाहता है, वो पूछ ले तो मैं दोनों बातों के एक साथ जोड़ दूं। मैं ये करता कि मैं भट्ट जी और भगुना जी से कह रहा था कि कल जो हमारा सेशन था विच वाज द लॉन्गेस्ट सेशन, जिसमें उन्होंने हैप्पीनेस प्रोग्राम किया, ये उसी का ही एक्सटेंशन है। आज का ये सेशन है वो डॉक्टर राजेश कुमार जी से जो वो जो रेल चली, उसी का एक्सटेंशन आज आपका सेशन है। वही मस्ती की पाठशाला भी बात कर रहे हैं कि बच्चों को आनंद आना चाहिए हैप्पीनेस प्रोग्राम में। ने कहा है रोज भाई बात जी सर जी। तो अब ऐसा शुरू हो गया। के बाद में फिर हमने सोचा कि अब बच्चों को स्कूल में मजा तो आता है, और फिर एक टर्न ऐसा लिया कि हम लोगों ने ऐसा तय करके रखा है कि मेरा ज्ञान ही ज्ञान है। ये हमने तय करके रखा है। हम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वैसे बहुत चालाक लोग हैं, और हमने ऐसा पूरा माहौल बना के रखा है कि भाई देखो मेरा ज्ञान ही ज्ञान है, अगर मेरे पास नहीं आए तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। जैसे हमने बच्चों के, पेरेंट्स के, सबके दिमाग में डाल के रखा है कि देखो मैं शिक्षक हूं, अगर मैं नहीं हूं तो तुम कुछ भी नहीं हो। ठीक है, हमारा बहुत बड़ा रोल है, लेकिन पेरेंट्स के पास भी ज्ञान है, उनके पास सिर्फ अक्षर ज्ञान ही नहीं है, उसके अलावा जैसे जो मेरी कम्युनिटी है उसमें बहुत सारे जो है वो गाय बकरी वगैरह सब चराने के लिए जाते हैं। तो मैंने वहां पे देखा कि वो लोग अपना जो वक्त है, घड़ी देखनी तो आती नहीं, घड़ी है भी नहीं, तो वो कैसे तय कर पाते हैं कि मैं इतनी सुबह में निकलता हूं और इतनी दूर अगर मैं गया मैदानों में और इतने बजे निकल के आ गया तो शाम होते होते मैं वापिस अपने गांव में आ जाऊंगा। वो हर रोज तय कैसे करते हैं, और एक ही दिशा में नहीं जाते हैं, वो हर रोज अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, नदी के किनारे किनारे चले निकल के आ जाती है, वो सोचने वाली बात है। फिर हमने देखा
कि वो अपने अगर बीमार भी हो गए तो उनके पास में उनकी अपनी दवाइयां हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे जैसा कुछ पढ़ा लिखा टीचर की बजाय इन सब की मदद ली जाए। फिर हमारी क्लास लगनी शुरू हो गई गांव में। जैसे अगर एनिमल्स के बारे में पढ़ाना है तो अगर एनिमल्स के बारे में मुझे क्या पता है, जो किताबों ने मुझे बताया है वही पता है। मैंने इतने सारे, मैं भी गांव से ही हूँ, फिर भी मेरे घर पे कभी वो बकरी वगैरह नहीं रही, मेरे घर पे सिर्फ भैंस रहती थी। जो मम्मी भैंस वगैरह रखती थी तो वही उसके बारे में मुझे पता था। तो फिर हमारी क्लास लगनी वहां शुरू हो गई। तो जो वो चरवाहा है वो बता रहा है कि ये जो है वो ऐसी ऐसी चीजें खाती है, ऐसी चीजें खाने से वो बीमार हो जाती है, अगर वो गाय या भैंस बीमार हो जाए तो उसे ये खिलाना चाहिए, उससे ये ठीक हो जाती है। तो वो सारी बातें लिख के पैटर्न में लिख के लेके आते थे। अगर एक बकरी है तो उसकी आदतें क्या है, सुबह से लेकर शाम तक की आदतें लिखकर लेके आओ, तो वो क्लास लेती थी। अब उसमें मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है, एक तो मुझे पढ़ाना नहीं पड़ता और दूसरा यही है कि कम्युनिटी को भी लगने लगा कि अच्छा स्कूल में ये हो रहा है कि वो हमारी बातें पढ़ाते हैं, अच्छा है भाई, भेजो भेजो बच्चों को भेजो। बच्चे आने भी शुरू हो गए। दूसरा जो एस्पेक्ट जो अब मैं समझ सकता हूँ, उस वक्त में मुझे नहीं पता था। मेरे उस वक्त में मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि एनिमल्स वगैरह के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता है, पेड़ पौधों के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, इसलिए मैं उनके पास में लेके जाता हूँ। लेकिन अब पता चल गया कि उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि मैं एक अनपढ़ ऐसा पेरेंट नहीं हूं। इतने पढ़े लिखे जो टीचर हैं वो भी मेरे पास आते हैं कि अच्छा ये मेरे बच्चों की इसके बारे में बताइए। अब उनका बच्चा जो है वो देख रहा है कि यार मेरे पापा भी क्या टैलेंट है, क्योंकि हर एक बच्चे वो ताली बजा देते थे, क्योंकि उनका पढ़ाने का स्टाइल तो मेरे जैसा होगा ही नहीं। वो तो अपनी धुन में बोलते जाते हैं सब बातें और वो दिखाते भी जाते हैं, पूंछ ऊंची करके दिखाते हैं, ये देखो ये पैर देखो इसमें ये देखो। वो पढ़ाते पढ़ाते तो उनके बच्चों में भी एक कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा मेरी मम्मी या पापा बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और उन्होंने पढ़ाया। तो ये जो पूरा माहौल था, जैसे कि नाप जो लेना है तो मेरे से अच्छे तो कोई सुथार है वो लेगा, तो क्यों ना मैं उनको ही बुला लूं, आ जाइए ना एक बार आप कैसे नाप लेते हैं वो समझ गए। देखिए हम पढ़े लिखे लोग हैं, कबाड़ बनानी है टेबल बनानी है 4 बार नापेंगे, 4 बार नापने के बाद भी वो मेजर टेप करने के बाद भी, नोट डाउन करने के बाद भी हमारे मन में शंका रहती है कि ये जो मैंने नाप लिया है वो ठीक लिया कि नहीं लिया। बिल्कुल ठीक बन के आ जाए उसके बाद में राहत होती क्या, सुधार वगैरह वो तो देख के पता दे चल कि आपको इतना भाई इतना क्या ये करना है, इतने लकड़ी चाहिए, वो गन फुट निकाल के दे देते थे। अच्छा वो गन फुट निकाल देता था, उनको पता नहीं था कौन से सूत्र लगाते हैं वो पता नहीं है, लेकिन वो कर देता था। तो क्यों ना वही हमारे क्लासरूम का हिस्सा बन जाए। तो ये जब शुरू कर दिया तो कम्युनिटी से भी ऐसे लोग निकल के आने लगे कि उनके साथ साथ वो सब सारी बातें जुड़ने लगी। तो गांव और स्कूल वो दो जो यूनिट होते हैं वो खत्म हो गया। अब 2 यूनिट नहीं है, वो एक ही यूनिट है। अभी एक कॉल कर रहा है, अगर वो देख रहा है तो सुन ले कि जिग्नेश अभी मैं बात कर रहा हूँ तो वही इंटरनेट यूज हो रहा है तो सबकी आवाज कट जाएगी। तो गांव के जो निकल के ऐसे आए तो स्कूल का पूरा स्टेक होल्डिंग जो है वो गांव के पास चला गया। तो गांव ही पूरा स्कूल का जो जितना भी वो करना है वो करते हैं। उसी तरह से हम भी गांव के हो गए, ऐसा नहीं है कि और मुझे लग रहा है कि टीचर जो गांव में काम कर रहे हैं उनका रोल पहले तो यही है कि आपको पहले गांव से जुड़ना पड़ेगा, तभी आप बच्चों के साथ कनेक्ट हो पाओगे। अगर आपने सोची कि किताबों ये जो किताबें मुझे मिल गई है, मुझे जो बीएड या वो सारे मैंने कोर्सेज किए, उस कोर्सेज में जो मुझे स्किनर और ये सब ब्ला 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 मुझे सिखाई है, उन सबसे मैं अपने क्लासरूम में सफल हो जाऊंगा, तो शायद वो गलत फहमी में है। जब तक आप अपने बच्चों की जो भी स्थिति है उनके साथ कनेक्ट नहीं होते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए आप कुछ भी निकाल के नहीं आएंगे। तो गांव के साथ कनेक्ट होने के बाद ये हुआ कि अब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि स्कूल का काम क्या है और गांव का काम क्या है। दोनों इतना मिलजुल गए हैं कि पूरी वो चाबी वगैरह जो है वो भी गांव में ही रहती है। अगर गांव में किसी को काम है स्कूल के तो वो बिल्डिंग कभी भी यूज कर सकता है। थोड़े वर्ष हो जाने के बाद
ये जो है तो फिर पूरे गुजरात से या फिर गुजरात के बाहर से भी लोग स्कूल देखने आते हैं कि आपका स्कूल चल कैसे रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो प्री प्लान करने के बजाय अब छुट्टी के दिन आ गए, तो मुझे नहीं जाना पड़ता है स्कूल के लिए। अगर मैं बाहर भी हूँ तो गांव के जो युवा है जो यहाँ पर ही पढ़े हैं वो जाके स्कूल खोल के सब बातें बताते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो गांव का हर एक आदमी बता सकता है आपको कि हमारी स्कूल ऐसे चल रही है, कौन सी जगह पे क्या बनाया है, क्यों बनाया है, स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं, वो सब्जेक्ट के क्लासरूम क्यों बनाए हैं, कौन सा टीचर क्या करता है, वो सब बातें वही करते रहते हैं। तो वो चीज है, वो निकल के आ जाएगी जब आप गांव से कनेक्ट हो जाओगे। तो मेरे ख्याल से मस्ती की पाठशाला का एक्सपेंशन इसी तरह से आगे हुआ कि अब टीचर नहीं है आपके पास, आपके पास इतने सारे टीचर्स हैं, जिसके पास भी जाओ उसके पास ज्ञान है। हम उस ज्ञान ज्ञान का हम सम्मान करते हैं, लिखा हुआ ज्ञान उनको नकारते नहीं है। छोटा सा ग्वाला भी है उसके पास भी ज्ञान है, टेलर के पास भी ज्ञान है, जो रिपेयरिंग वगैरह करता है छोटा छोटा उसके पास भी ज्ञान है, जो ड्राइवर है उसके पास भी ज्ञान है। वो बगैर गूगल मैप के सारी चीजें बता देता है। हम गूगल मैप के बाद भी कभी कभी भटक जाते हैं, तो ये होता रहता है। बढ़िया सर। तो आपने सर गर्ल्स एजुकेशन को लेके, यानी कि जो गांव के आसपास की जो लड़कियां हैं उनको स्कूल में आने के लिए कुछ खास प्रयास किए, कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज आपके पास रहे, तो वो कैसे क्या किया सर आपने उसमें? गर्ल्स एजुकेशन में ऐसा है कि आमतौर पे देखा गया, मैंने भी वहीं से शुरू किया था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाते हो, नहीं चलेगा, लड़की तो पढ़ानी पड़ेगी। अब पहले जो शुरू शुरू में मेरी जो ये बात थी वो सिर्फ एक जिद के अलावा कुछ नहीं थी। मुझे आइडिया ही नहीं था कि उनकी जो सोशल जो पूरा बैकग्राउंड बना हुआ है वो क्या है। जैसे कि मैं बताऊं कि जो भरवाड़ कम्युनिटी होती है तो वो एक माँ, खोडियार माँ, जैसे हम दुर्गा माँ का एक स्वरूप ही है, उनको बहुत मानते हैं। अब वो क्या करते हैं कि साल में एक बार जब उनकी एक तिथि आती है तो उसके दिन में उनकी पूजा के लिए सब इकट्ठा बैठ के वो डाकला वगैरह सब बजाते हैं और फिर ऐसे पूरा मस्ती में झूमते हैं, वो सब करते हैं। हम सबको पहले, मुझे भी लगता था कि ये क्या है यार, ये सब अंधश्रद्धा है, ये वो है, आप ब्ला ब्ला। कोई भी पढ़ा लिखा उसको इसी तरह से देखेंगे। फिर मुझे लगा और मेरे साथियों को भी लगा कि उनकी बातों को नकार कर या फिर वो गलत कर रहे हैं ऐसा कहकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो किया क्या कि ऐसे जो फंक्शन होते हैं तो उसमें भी हम जाना शुरू हो गए और जाकर बैठ गए। एक बार वो धर्मगुरु आए थे उनके, तो उन्होंने बोला कि किसी को कुछ सवाल है तो बताओ। तो मैंने बोला बाप जी एक सवाल है, ये सब माँ की पूजा तो करते हैं लेकिन अपने घर घर में जो लड़कियां हैं, माँ है, वो भी दुर्गा का है, वो स्वरूप है, उनको पढ़ने नहीं भेजते। मेरी तो यही मुश्किल है, क्या करें? पढ़ाओ, सब पढ़ाओ पढ़ाओ, कौन नहीं पढ़ाता है, सबको पढ़ाओ। अब मैं बोलता तो नहीं आते, लेकिन उनके धर्मगुरु ने बोल दिया, सब आने लगे। तो ये जो आइडिया था वो एनरोलमेंट के लिए मुझे मुझे लगा कि वो क्लिक कर जाएगा। जिस भी जगह पे लड़कियां नहीं आ रही हैं तो आपको वो पहले वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनकी जो सोच बनी है लड़कियों की पढ़ाई के बारे में वो भी सही है, उनकी तरफ से वही सही है। अगर आप उसको नकारेंगे, जितना नकारेंगे वो भी आपको उतना ही नकारेंगे कि तुमको क्या पता क्या प्रॉब्लम होती है, तुमको क्या पता। तो पहले उसको एक्सेप्ट कर लो कि अच्छा ठीक है चलिए, उसमें से आपको कोई भी रास्ता निकल कर आ जाएगा। लेकिन आप जितना रेजिस्टेंस आप करोगे उतना रेजिस्टेंस आपकी कम्युनिटी भी करेगी। उसके बाद में हुआ है कि अब एनरोल तो हो गया, अब लड़कियां हर रोज स्कूल आए ऐसा तय कैसे कर सकते हैं? तो वो तो छुट्टी ही थी कि आप जितने भी बचे बजे आना चाहो आ सकते हो, वो तो कोई भी आ सकता है, टीचर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मस्टर में तो सिर्फ साइन करनी है, वो आप कर दो। उसके बाद आप जितना अर्ली आना चाहो, कभी कभी स्कूल 5 बजे की बजाय 7 बजे भी खत्म होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारे दिमाग में एक आइडिया आई कि क्यों ना हम कोलैबोरेटिवली कंपटीशन करें। तो स्कूल के ऊपर 2 फ्लैग बनाए और उस फ्लैग को क्या किया कि एक जो फ्लैग है वो लड़कियों का फ्लैग है और एक है लड़कों का। अब पूरे सप्ताह में जिसकी एवरेज प्रेजेंस ज्यादा होगी, अगर लड़कों की ज्यादा होगी, बिल्डिंग के सर ऊपर। आवाज थोड़ा कट के आ रही है सर बीच में।
ओके, नेटवर्क की दिक्कत है। मैं थोड़ा करीब आके कोशिश करता हूँ। अगर पूरे सप्ताह में लड़कों की अगर प्रेजेंस ज्यादा होगी तो बिल्डिंग के ऊपर पूरे सप्ताह के लिए लड़कों का फ्लैग बढ़ेगा, और लड़कियों की होगी तो लड़कियों का। तो उससे हुआ ये कि लड़के या लड़की स्कूल में एक ही दिन की भी छुट्टी नहीं, भाई अगली बार झंडा तो हमारा ही लहराना चाहिए। तो वो माहौल निकलती थी, चल तू भी चल, तू भी चल, कोई भी में तो पूरी लड़कियां भी अब स्कूल में आने लगी। दूसरा, एक ऐसा जो गोपाल है, मेरे एक साथी है, उन्होंने सोचा कि हमारी हर एक स्कूल में मॉर्निंग असेंबली लगती है। अब मॉर्निंग असेंबली लगती है, स्कूल में लगती है। उसने सोचा कि अगर हम 10-15 दिन कोई जगह पे नहीं गए, हमारी किसी से अनबन हो गई, मान लीजिए कि हमारे जो सगा संबंधी है उससे अनबन हो गई, तो फिर फोन पे या सब पे सब सुलह हो गई, फिर भी उनसे आंख मिलाने में हमारे आइस ब्रेकिंग में वक्त लगेगा। ऐसे उनके घर भी गए तो ऐसे ऐसे बैठ के रहेंगे, ठीक है, अब सुलह तो हो गई है, फिर भी अब पुराना रिश्ता बनाने में थोड़ी देर लगती है। अब मान लीजिए कि आपका कोई बच्चा है, वो हफ्ते भर स्कूल नहीं है, अब उसको स्कूल आना तो है, अब काम नहीं है घर पे, आना तो है, लेकिन अब उसको क्या प्रॉब्लम आ जाएगी कि वो है आइस ब्रेकिंग कैसे करे। उसने सोचा कि मॉर्निंग असेंबली अब स्कूल में नहीं लगेगी, अब ऐसा करते हैं हफ्ते में एक बार मॉर्निंग असेंबली उस मोहल्ले में लगाएंगे जहां पे बच्चों की हाजिरी कम आती है। तो हुआ ये कि अब अगले दिन बोल दे रहा है कि कल इस मोहल्ले में इकट्ठा होना है, हमारी प्रेयर असेंबली वहां पे होगी, वहां सब प्रार्थना भजन धुन वहां पे होगा, समाचार जो भी आपको करना है वो कहाँ वहां करेंगे। अब होता है कि उसी मोहल्ले में लगी है, तो फिर वो बच्चे भी निकल के वो उसमें प्रेयर असेंबली में बैठ जाएंगे, तो वो पूरा खत्म हो गया, और फिर एक साथ बोलेंगे चलिए अब स्कूल असेंबली खत्म, स्कूल चलिए, तो वो भी बस्ता लेके निकल पड़े, सबके साथ में स्कूल आ गए, तो उसका आइस ब्रेकिंग हो गया। शुरू शुरू में मोहल्ले वालों को लगता था अच्छा यार, ये तो साहब ने अच्छा किया, हमारे घर पे भगवान का भजन बिठा दिया, अच्छा किया, वो प्रसाद बरसात भी देने लगे। फिर धीरे धीरे उनको पता चला कि यार ये तो जोड़ है, ये लोग वहां पे असेंबली लेके आते हैं, भजन करने आते हैं जहां पे बच्चे कम आते हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, भेज दो भाई वहां, नहीं तो अगले हफ्ते हमारे यहाँ असेंबली आ जाएगी। तो उसी तरह से वो एनफोर्स भी हुआ कि आपको बच्चों को स्कूल में भेजना ही पड़ेगा। तो ये सारे कुछ बातें निकल के आई, तो गर्ल्स एजुकेशन के साथ साथ प्रेजेंस की भी जो परेशानी होती रहती है, हर एक गांव में होती है। तो वो मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि वो पूरी 100% सॉल्व हो चुकी है, लेकिन सही मायनों में अगर बच्चे का काम घर पे नहीं है और बच्चा बीमार नहीं है तो वो स्कूल चला आता है, वो बात हमने तय कर दी है। जी सर। बढ़िया सर, बढ़िया। ये बहुत कमाल के रोचक आपने प्रयोग किए, और ये मतलब हमारे जो भी दर्शक देख रहे होंगे वो सब अभिभूत है, लगातार कह रहे हैं कि बहुत गजब काम है। तो ये इससे आपको निश्चित रूप से फायदा मिला होगा और आपकी पाठशाला में उपस्थिति लगातार बढ़ी होगी। आपको ऐसा लगा कि आपको देखा देखी और भी लोगों ने कोशिश की गुजरात में मस्ती की पाठशाला बनाने की? साहब, अरे उसमें देखा देखी कौन सी बात है। देखिए, मैं भी ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैंने ये सब शुरू कर दिया है, जी। ये जो है, लेकिन मैं करीबन 500 से ज्यादा जो स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज होती है उन्होंने स्कूल की विजिट की है। आखिरी 2 साल से मैंने ट्रैक करना शुरू किया है, तो 500 से ज्यादा स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज आई है, टीचर्स भी आए हैं, प्रिंसिपल्स भी आए हैं, ऑफिशियल्स भी आए हैं, आउट ऑफ द स्टेट से भी आए हैं। मैं उन सबको एक ही बात बताता हूँ कि हमारी ये प्रॉब्लम थी और ये हमारा सॉल्यूशन था। आप इस पेड़ को यहाँ से उखाड़ कर आपकी मिट्टी में ज्यों का त्यों नहीं लगा सकते। बहुत बढ़िया, आपको ये बहुत बढ़िया। कि इन लोगों ने अगर ऐसा ये वर्क कर दिया तो आपके वहां वर्क कर देगा, ऐसा नहीं है। ये जो बदलाव है वो अंदर से शुरू कीजिए, क्योंकि जैसे आपने बोला कि चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल बनानी है, चलो मस्ती की पाठशाला बनानी है, लेकिन अगर आपके अंदर से बदलाव नहीं आएगा। एक बार ऐसा हुआ भी था कि बहुत सारे करीबन 30 या 35 प्रिंसिपल्स स्कूल में आए हुए थे। मैं उनको ऑफिस रूम में सारी बातें बता रहा था कि आप ऐसा ऐसा इस तरह से हमने किया, ये प्रॉब्लम थी। तो फिर एक लड़की आई, वंदना, आज भी मुझे याद है, करीबन 4 साल हो गए फिर भी वो वंदना अभी याद है।
और अगले 3-4 दिन में गांधीनगर में था, वो टेक्स्ट बुक वगैरह राइटिंग का जो काम था उस लिए। तो 3-4 दिन के बाद स्कूल में गया था और प्रिंसिपल्स के साथ बात कर रहा था, और वो लड़की आई ऑफिस के दरवाजे से ऐसे लटक कर चिल्लाई, कहाँ गए थे 4 दिन, आप आइए, आपकी बात है, देख लेती हूँ मैं आपको। वो ऐसा बोल के चली गई। तो सब सन्न रह गए कि यार ये तो गलत बात है। स्कूल के प्रिंसिपल को इस तरह से डांटना, और वो भी 5वीं 6ठी कक्षा की बच्ची का डांटना ठीक बात नहीं है। मैंने बोला यार उसमें ठीक क्या गलत क्या मुझे तो पता भी नहीं चला। मैंने वो भी मैं क्या गलत क्या हुआ। अगर मैं घर पे जाता हूँ तो मेरा जो लड़का है वो भी पूछता है कि अब कहाँ है यार पापा, यार क्या यार आप इतने दिन कहाँ यार, क्या यार मजा नहीं आता था, वो तो बोलता है तब वो ठीक है। और अगर स्कूल की बच्ची ने बोल दिया तो ठीक नहीं है। ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको बच्चे डांटे, और मुझे तो मारते भी है, अगर मैंने उनके ऐसे ऐसे करके लगा दिया तो वो भी आके ऐसे बोल के, पहली दूसरी कक्षा वाले को तो पता भी नहीं है ना, अब वो तो आके बैठ जाते। अरे मैं पढ़ाने बैठता हूँ और मैं अकेला टीचर नहीं, मेरे जितने भी टीचर्स हैं, चंदू भाई है, शांतिलाल है, गोपाल है, तो वो नीलाबेन, तो उनके कंधों पे जैसे आप कुछ उनकी कॉपीज चेक कर रहे हैं तो वो कंधे पे इधर से जाकेगा, इधर से जाकेगा। क्यों क्यों? अरे यार तू कान में क्यों बोल रहा है? तो वो तो है। मैं ये बात उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए ये बच्चे और मेरे बच्चे, जब तक आपके दिमाग में ये होगा तब तक आप एक्टिविटी कोई भी कर लो, आप झंडे भी लगा लो या फिर आप वो शाला पंचायत भी लगा लो, उनसे ज्यादा फर्क नहीं होगा। एक फर्क होगा, इन द सिस्टम होगा, लेकिन जो आपकी जो इनर सिस्टम है उसमें बदलाव नहीं आएगा। तो उसके लिए तो आपको पहले उनकी जो फ्रीडम है, और भी बात जो कुछ टीचर करते हैं तो मुझे बोलते हैं कि यार बच्चों को इतनी आजादी ठीक नहीं है, इतनी आजादी देनी नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आजादी देने वाले आप होते कौन है? आप अंग्रेज हैं क्या? आजादी देने का मतलब क्या है? वो आजादी तो है। आजादी देनी मतलब क्या? आप बॉक्स है कि आप जाओ मैंने तुम्हें एक दे दिया। आप कौन है देने वाले? वो भी एक इंसान है। फिर भी उनके साथ साथ मैं उनको बताता हूं कि पूरा स्कूल का जो सिस्टम है बहुत सालों में ऐसा बन के आया है। आप एकदम से उनसे बोलेंगे कि अच्छा बेटे बताओ इस बार में लाइब्रेरी की इतनी ग्रांट आई है, हम कौन कौन सी किताबें लाएं? आपका एक भी बच्चा जवाब नहीं देगा। ये इस तरह से होता है कि मान लीजिए कि आज मैं एक टीचर हूं और मुझे कल एजुकेशन मिनिस्टर बना दे। आज तो मैं बहुत सारी एडवाइसेस देता हूं, एजुकेशन मिनिस्टर को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन अचानक से मुझे बना दे कि चल भाई कल से तू एजुकेशन मिनिस्टर, तो मैं भी हक्का बक्का रह जाऊंगा, यार क्या करना है। तो आप भी बच्चों को एकदम से बोल देंगे कि अच्छा आप बताइए, आप कहेंगे ऐसा स्कूल चलाएंगे, तो आपके बच्चे भी नहीं बोलेंगे। वो उनको जो आजादी है उनकी भी प्रैक्टिस करानी पड़ती है, धीरे धीरे से उनको करानी पड़ती है। तो वो आप करवाइए। और एक बात वो भी मैं जोड़ता हूँ हर एक, और आज भी मैं जोड़ देता हूँ, तो जो भी दर्शक है वो इस तरह से करे तो वो बात समझे कि हमने बच्चों को ये भी सिखाया है कि आप आजाद हैं, आप यू आर द फ्री पर्सन। क्योंकि हम डेमोक्रेसी में जीते हैं, इसलिए आपकी आजादी तब तक है जब तक आप किसी और की आजादी को क्रॉस नहीं कर जाते। आप इतने ही आजाद हैं कि जब आप किसी और की आजादी में अगर क्रॉस हो गए तो उसके लिए आप फ्री नहीं है। आप अगर आपको फ्रीडम पसंद है तो आप दूसरों के की फ्रीडम को भी आपको पसंद करना पड़ेगा। तो ये तो है ही। तो फिर उसमें से पूरा जो माहौल निकल के आता है, तो बहुत सारी डिस्कशन इस तरह से होती रहती है। जैसे कि आपके यहाँ भी हर एक स्कूल में ऐसा होता रहता है कि 2 बच्चों में लड़ाई हो गई तो वो निकल के आ जाएंगे टीचर के पास। अगर लड़ाई कुछ बड़ी हो गई तो फिर आ जाएंगे प्रिंसिपल के पास। और देखिए प्रिंसिपल का जो हाल है ना, वो टीचर ने ऐसा बना के रखा है, पूरा दिन एक ही बात करते, आने दे तेरे पापा। मम्मी पूरे दिन बच्चे को एक ही धमकी देती रहती है, तू कर मस्ती कर, तू देख टीवी देख, आने दे तेरे पापा को आने दे। वो पूरा दिन सोचता रहता है कि यार पापा आने वाले हैं या कोई अफसर आने वाला है या फिर राक्षस आने वाला है। तो उसी तरह से प्रिंसिपल का भी यही इस्तेमाल कर रहे हैं टीचर्स जो है ना, तो एक ही धमकी दे रहे हैं। पहले तो वो अपने आप से हुक्म चलाएगी, बैठ जा लिखना शुरू कर, इस तरह से मत कर,
जो डांटूंगी, अगर नहीं माना तो वो बोले ठीक है, नहीं मानता है ना, ले जाती हूँ मैं प्रिंसिपल के पास। अब प्रिंसिपल से मिले बगैर ही उस बच्चे के दिमाग में ऐसा हवा हो गया कि प्रिंसिपल की ऑफिस मतलब वो नर्क से ज्यादा कुछ भी बुरा उसमें हो नहीं सकता। प्रिंसिपल की ऑफिस में जाना मतलब खत्म। तो उस तरह से क्यों माहौल बनाते हैं? अगर घर में भी है, बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो बहुत सुंदर। जब हम कब शैतानियां बर्दाश्त नहीं कर पाते बच्चे की, तो उन लोगों को अपना बचपन याद करना चाहिए कि मेरी भी शैतानियां किसी ने बर्दाश्त की थी। आप उनको समझा सकते हैं कि ये जो तू कर रहा है, उस मस्ती में किसी को चोट लग गई, ये हो गया, तो उसका ऐसा ऐसा हो सकता है, आप समझाओ। लेकिन समझाने में वक्त लगता है, डांटने में वक्त नहीं लगता, चुप कराने में कोई भी वक्त नहीं लगता। और मैंने तो ऐसे भी टीचर्स देखे हैं, ऐसे डस्टर लेंगे और फिर क्लासरूम शांत हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपसे अच्छा तो आपका डस्टर है। आप एंटर हुए, बच्चे आपको सुनने के लिए राजी नहीं है, लेकिन आपने डस्टर ऐसे ठक 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 किया तो फिर वो वो डस्टर से शांत हो गए। तो आपसे अच्छा तो डस्टर है। तो ऐसा मत कीजिए। आप बच्चों के साथ बात करने के हर एक मौके को ढूंढते रहिए, और लड़ाई झगड़े में भी उनका एक सिस्टम बना के रखिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबको ऐसे ही एडवाइस देते रहते हैं, अच्छा काम करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लिखो, अच्छे से बर्ताव करो। अरे यार, अच्छा हो क्या रहा है? ये अच्छा है क्या? मैं जो आज कर रहा हूं, मुझे तो वही अच्छा लग रहा है, इसलिए तो मैं कर रहा हूं। मुझे कहाँ बुरा लिखना है, मुझे कहाँ बुरे से जीना है, मैं भी अच्छे से ही जी रहा हूं। आप मुझे बताओ ना, करना क्या है? हम बातें बहुत बहुत करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि करना क्या है। तो हमारी पाठशाला में हमने करना क्या है बहुत अच्छे से तय कर दिया है कि अगर आपको मस्ती करनी है, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, बोलते रहो, कोई बात नहीं, धिंगा मस्ती करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये बात तय है कि वो दोनों को मजा आना चाहिए, जो मस्ती कर रहा है और जिसकी मस्ती हो रही है, दोनों को मजा आना चाहिए। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2, अगर उसने बोला मेरे साथ ऐसी मस्ती मत करो, तो रुक जाओ, रुक जाओ, उसी वक्त में रुक जाओ। अगर नहीं रुके और फिर भी मस्ती की, तो फिर खत्म हो जाए एक बार, तो उसके बाद में बैठे कि कल यार हमारे साथ ऐसा हुआ था, क्यों हुआ था, बात करना सीखो। ऐसा हम रोल प्ले कराते हैं कि मान लीजिए कि आप दोनों झगड़ गए, अब झगड़ा होने के बाद आप कैसे बात करेंगे, करके दिखाओ। तो रोल प्ले देख देख कर बच्चों को लगा कि अगर लड़ाई हो भी जाए तो इस तरह से बात करनी चाहिए। हमका क्या होता है कि व्यक्ति के विरुद्ध में हो जाते हैं। हमारी जो लड़ाई होती है वो मुद्दों पे होती है, और मुद्दे निकल के चले जाते हैं, हम व्यक्ति के ऑपोज हो जाते हैं कि ये है ना, ये बुराई है। वो बुरा नहीं था ना, वो तुझे कुछ बोल के गया था, तो वो शब्द बुरा था, तो उसको समझाओ तो सही कि यार ये बोलते हो तो मुझे दुख होता है, मत बोलो। आपने बोला ही नहीं और फिर दुखी रहते हो, क्यों दुखी रहते हो? उसके बाद में अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आप कैबिनेट में बात रखो, संसद में बात रखो। तो पूरा बना के रखा है इस तरह से। तो फ्रीडम सबको है, लेकिन तब तक है जब तक वो किसी और की फ्रीडम में चला ना जाए। तो उस तरह से निकल के आ गए हैं सब बच्चे, तो वो डेमोक्रेटिक ज्यादा हो रहे हैं। और यही तो मुझे लग रहा है कि हमें सिखाना है। जी बिल्कुल सर। सर, बिल्कुल आपने बहुत 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 सही, प्रासंगिक बात कही, और बहुत लोकतांत्रिक सही। तरीके से आपने बच्चों में अनुशासन और आत्मानुशासन कहना चाहिए, उसे अनुशासन में नहीं, आत्मानुशासन इनके हाँ, अंदर भरा है कूट कूट के। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई सर। अब हम थोड़ा रस परिवर्तन करते हैं, है ना? जो आप बता रहे हैं ऐसा लग रहा है कि यूं आपने चुटकी बजाई और हो गया, ऐसा होता नहीं है सर। तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारे, जब फिल्म बनती है तो उसमें खलनायक भी होते हैं बहुत सारे। तो आपकी इस हाँ, मस्ती की पाठशाला में जो मुद्दे थे, जो इश्यूज थे, वो खलनायक कौन कौन से थे सर? थोड़ा वही बताइए ताकि हम भी उनसे पूछ सके, हमारे साथी जो देख रहे हैं वो अगर अपने या स्कूल को मस्ती की पाठशाला बनाना चाहे तो पहले से अवेयर रहे कि ये दिक्कतें आएंगी और ऐसे इनसे निपटा जाएगा। वो भी बताइए थोड़ा। सबसे बड़े खलनायक हम हैं। जो हमारी जी, जिस तरह से परवरिश होती है, तो मैंने बोला कि जो हमारा माइंडसेट है वो सबसे बड़ा खलनायक होता है। हमने बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडेंट्स को सिर्फ स्टूडेंट के तौर पे देखना शुरू कर दिया है। तो हमें भी वक्त लगा। हम क्या करते हैं कि वो ज्ञान लेने आ रहा है, देखो 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 वो आ रहा है, तो ये हमारा माइंडसेट है। वो ज्ञान लेने आ रहे हैं, जब आप ऐसा सोच रहे हैं तब आप कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे।
तो ये पहला माइंडसेट जो हमें, वो बड़ा खलनायक था। दूसरा जो खलनायक था, तो वो तो उसके बारे में मैंने बताया अभी कि अगर एक माइग्रेटेड विलेज है, बॉम्बे की तरह स्थिति थी, जैसे आप बगल वाले को पूछेंगे कि ये भाई कहाँ गए, आप बच्चों को बुलाने के लिए गांव में जाते थे, शुरू की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं सबसे ये बातें शेयर नहीं कर रहा हूँ, वो मेरा ही गांव है, अब तो मेरी पहचान है, मैं मेरी सरनेम हटा के नवा नदी से लगा चुका हूँ, फिर भी अगर आपने पूछा है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना मेरे गांव के बारे में बुरा सुनना मुझे भी पसंद नहीं है, तो बोलना तो कैसे पसंद आएगा। फिर भी इस तरह सा माहौल था कि अगर आपके बगल में भी कोई रह रहा है छोटी सी झोपड़ी बना के, उसके बारे में भी आप बगल वाले को पूछोगे, उसको पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? कि आए थे, अलग अलग जगह से रहने के लिए आए थे, कोई 50-100 किलोमीटर से दूर से आया था, कोई बगल वाले गांव से आया था, पूरा बंजर जगह पे सबने झोपड़ियां लगा के छोटे छोटे मकान करके वो सब रह रहे थे। कुछ भावनगर, वो आप कच्छ बोल रहे हैं तो उसी तरह से सौराष्ट्र की तरफ से वो आए थे, कुछ यूपी से है। तो और अब हर एक के पास अलग अलग से काम है, कुछ छोटी छुटक पुटक से मजदूरी कर रहा है, कोई फेरी कर रहा है, कोई गाय पाल के वो चरवाहे की तरह काम कर रहा है, वो जो गाय वगैरह सब रखते हैं तो वो सिर्फ 4 महीने के लिए रहने आते थे, 8 महीने पूरा निकल जाते थे। तो अगर आप किसी से पूछेंगे कि ये कहाँ गए, तो हमें क्या पता, और उस तरह से जवाब देते थे कि ये कौन सा टीचर है भाई, ये कौन सा एलियन है कि वो घर पे पूछने आता है कि बच्चे कहाँ गए। तो फिर वो बॉन्डिंग नहीं थी, तो वो सबसे बड़ी परेशानी थी कि उन लोगों के बीच में भी बॉन्डिंग नहीं थी, होनी भी नहीं चाहिए। क्यों हो? अगर आप एक तरह सा व्यवसाय कर रहे हैं तो आपकी बातचीत होगी, आप एक ही गांव से तो बातचीत होगी, आपका जो कॉलोनीज होती है ना, वो एक कुटुंब फैमिली होता है, मैं रह रहा हूँ, मेरे बगल में मेरा भाई रहे हैं, फिर चचेरा भाई रह रहे हैं, तो उस तरह से सब लोग रहते हैं, तो फिर बॉन्डिंग होगी। ये तो बॉन्डिंग है ही नहीं, सबकी कास्ट अलग अलग से है, पूरा गुजरात एक ही जगह पे अगर बसा देते हैं तो क्या होगा। तो उसी तरह का माहौल था। लेकिन जो पाठशाला की, अगर आज की तारीख में मुझे बोला कि इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, तो मैं बोल रहा हूं कि जो मेरा गांव है वो गांव एक हुआ या फिर गांव हुआ, उसकी वजह रही है पाठशाला। जो बच्चों के बीच में यहाँ की जो बॉन्डिंग थी वो गांव में जाना शुरू हो गई। अगर वो गांव में, हम गांव में ऐसा ही रहते थे कि हमारे गांव में सबसे पुरानी चीज कौन सी है, अब आपको हर एक जगह पे पूछना जाने पड़ेगा। हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है, अब आप पहचानते भी नहीं है, उनकी लैंग्वेज भी आपको पता नहीं है, फिर भी आपको जाना पड़ेगा। तो उसी तरह से बॉन्डिंग होना शुरू हो गई। अब टेक्नोलॉजी से तो बहुत अच्छा हो गया है, टेक्नोलॉजी के वजह से तो पूरा गांव एक दूसरे के बारे में जानता है। हमने 3 साल से ऐसा भी किया है, देखिए कोई सेलिब्रेशन भी होता है तो वो अलग अलग से होता था। होली मनाएंगे तो जो यहाँ के लोग हैं वो होली अलग तरह से मनाएंगे, कहीं और जगह से आके हो तो उनकी होली भी अलग होती थी, दिवाली भी अलग होती थी, उनका जो मनाने का तरीका है वो भी अलग अलग है, उनको भी प्रिजर्व करना है, वो भी हमारा कल्चर है, जो डाइवर्सिटी है वो भी प्रिजर्व करना है। फिर बात रखी कि क्यों ना हम एक ऐसा फेस्टिवल तय करें जो कि नवा नदीसर का फेस्टिवल हो। तो हमने उनको नाम दिया है ग्रामोत्सव। ग्रामोत्सव का अगर मैं ट्रांसलेशन करूं तो द फेस्टिवल ऑफ द विलेज। तो एक दिन होता है, तो आप कौन सा भी रिलीजन आप मानते हैं, आप कौन सा भी फेस्टिवल करते हैं, वो पूरा साल करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फेस्टिवल पूरा गांव मनाएगा। तो वो ग्रामोत्सव होना शुरू हो गया। तो ये जो खलनायक मैं बोल रहा हूँ कि आपके और गांव के बीच में जो बॉन्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तब ये नहीं है कि गांव के आप कुछ 5 लोग जो थोड़े से पावरफुल है उनके साथ आपकी बॉन्डिंग हो। ज्यादातर ये हो जाता है क्योंकि वो थोड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो आप गांव में निकलते तो वो ही बुलाते हैं, आइए आइए मास्टर जी, क्योंकि उनको पता है मास्टर जी क्या है। अब वो लोग हैं जिनको मास्टर जी क्या है वो पता नहीं है, उनके लिए तो क्या ये कौन है भाई, वो आता है ना वही जहाँ पे, उनके साथ भी बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। और वो लोग और जिसको आप सो कॉल पावर बोल रहे हैं उनके बीच में भी बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। अगर ये बॉन्डिंग हो गई ना, तब बात निकल के आ जाएगी कि आप फर्क क्या कर सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे बातें निकल के आई, लेकिन ये खलनायक सबसे बड़ा है। दूसरा खलनायक के बारे में भी मैंने बताया कि प्रेजेंस, जो हाजिरी है, आप एनरोल तो कर लेते हैं, लड़ झगड़ के एनरोल कर लेते हैं, फिर भी वो नहीं आ पाते, तो उनके लिए भी आपको ऐसे तरीके निकालने पड़ेंगे, उनकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं समझनी पड़ेगी। आज तो स्कूल की डाइवर्सिटी ये है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अभी भी झोपड़ी में रह रहे हैं, और कुछ बच्चे, मैंने बोला कि प्राइवेट स्कूल से निकाल के भी लोग आ रहे हैं, तो वो तो 10-15 लाख की कार में वो स्कूल आते हैं,
उनके पापा वगैरह सब सुबह में स्कूल में छोड़ने आते हैं, वो चले जाते हैं। अब दोनों बच्चों एक ही साथ एक ही जगह पे एक ही क्लासरूम में बैठे हैं, आपको वो भी सोचना पड़ेगा कि उन दोनों की बॉन्डिंग के बारे में क्या करें। हमारे दिमाग में ऐसा फिट हो चुका है कि ये क्लासरूम है और उस क्लासरूम में मैं जो भी बोलूंगा वो सब बच्चे समझ जाएंगे, नहीं होगा। हर एक क्लासरूम में बहुत सारी क्लासेस लगती हैं, जो कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 वो आपकी जो वहीवटी प्रक्रिया है उसमें होगी, लेकिन आप कक्षा 5 में चले जाइए, वहां आपको कक्षा 6 की लेवल के भी बच्चे मिलेंगे और कक्षा 3 की लेवल के भी बच्चे मिलेंगे। ये भी एक बड़ा खलनायक है। उसके साथ लड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। जैसे कोई क्रिकेटर अच्छा नहीं कर पाता है परफॉर्मेंस और फिर वो आके फ्रस्ट्रेशन फील करता है ना, उसी तरह से आप क्लासरूम में जाते हैं और आपको लगता है कि आज मेरे से इतने बच्चे छूट गए, तो वही फ्रस्ट्रेशन फील होना शुरू हो जाता है। वो भी एक खलनायक है। उसमें से वो खलनायक के लिए भी आपको तरीके निकालने पड़ेंगे और जितनी भी डाइवर्सिटी है, तो मेरे ख्याल से उसको स्ट्रेंथ बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। और बाकी तो मैंने मेरे गांव का जो ग्रुप है उसमें भी ये शेयर की है, तो वो भी देख रहे हैं, उनको पता ही है कि शुरू शुरू में मैंने भी इसी गांव से गालियां भी खाई है। इसी गांव ने गालियां भी दी है कि क्या गालियां का मतलब क्या यार तू मास्टर, ऐसे तू है वो हमारे यहाँ जो छोटे हो उसको बोलते हैं क्या यार तू मास्टर चला आता है इधर, वो गुजराती में बोलते हैं लेकिन आपके लिए मैं ट्रांसलेट हिंदी में कर रहा हूँ। चला आता है, बच्चों को पढ़ना है तो पढ़े यार, तू क्यों ऐसा, जो तू लेने भाई अपनी पगार ले। तो मैंने बोला कि पगार वगार ठीक है, मुझे तो बच्चा चाहिए। तो उस तरह से निकाल के लाने के वक्त में लड़ाई झगड़ा भी बहुत होता था उस वक्त में, और उनको समझाने में भी बड़ी परेशानियां होती थी। लेकिन किसी किसी एक को किसी एक पीढ़ी के लिए काम करना पड़ता है। आज ये माहौल है कि हम जो 5-6 टीचर हैं वो बहुत करीबन 15-20 सालों से वहां पर ही है, तो हमने जिन बच्चों को पढ़ाया था उनके बच्चे आज स्कूल में आने लगे हैं, तो बिल्कुल आराम से सुकून फील होता है, आप आ वाह, जाते हैं, कोई परेशानी क्या नहीं है। बात, बच्चों बहुत के सुंदर। बच्चे भी पढ़ने आते हैं, तो आप उन खलनायक से लड़े, तो आज आपके पास ये माहौल है। जो लोग मुझे कहते हैं कि क्यों चला आता है, तो टीचर्स का अगर बर्थडे है ना, तो पूरा पूरा गांव उस बर्थडे को मनाता है। गांव में से अपने तरीके से कुछ ना कुछ मिठाई वगैरह सब बेचते हैं, और एक टीचर का बर्थडे गांव के लिए सेलिब्रेशन हो जाए, तो मेरे ख्याल से उससे अच्छी कोई बात होती नहीं है। तो लेकिन ये हो चुका है। बढ़िया सर, बढ़िया। बहुत आपने सुंदर, बहुत बहुत ही बहुत कमाल के मार्मिक। अपने हम सबको सुनाया। जोशी सर कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, जी मेरे सर। कहता बहुत मार्मिक और बहुत प्रशंसनीय आपके अनुभव हैं। और जैसा मैंने कल कहा कि कल हमारे साथ डॉक्टर राजेश थे, आज राकेश जी हैं, तो एक्सटेंशन वही है, वही हैप्पीनेस प्रोग्राम है। और निदा फाजली साहब ने यही कहा कि अपना घर छोड़ के कहीं और में जाया जाए, घर की तमाम बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, घर से बहुत दूर है मस्जिद, चलो यूं कर लें कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो वो आप प्रसन्नता पैदा कर रहे हैं। देखिए, दलाई लामा जी ने ये कहा कि खुशी जो है वो रेडीमेड नहीं मिलती या है ना, वो आपको अपने अपने किए गए कार्यों से मिलती है। यदि आपको एक छोटी सी फिल्म याद आए जिसमें इरफान खान और निम्रता कौर थे, लंच बॉक्स, उसमें या एक 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 स्लिप थी जिसमें भूटान के बारे में चर्चा करती है, और कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी डॉक्टर राजेश से। और वो चौथे जो भूटान के राजा थे डॉक्टर वांगचुक, उन्होंने इसको किया और फिर इसको ग्लोबल इंडेक्स में यूनेस्को ने भी छापा। ऐसा प्रयास जैसा राकेश आप कर रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी है यूएसए में, उन्होंने किया था। उन्होंने स्टूडेंट्स को बुलाया और 2 ग्रुप्स में बांटा। एक ग्रुप को कहा कि आप टूथेक के बारे में सोचिए, दांत के दर्द के बारे में, और दूसरे ग्रुप से कहा कि आप मौत के बारे में सोचिए, और उनको 2 शब्द दिए, JO, ठीक है, इसके शब्द बनाइए और दांत के बारे में सोचिए। और 10 दिन का उनको टाइम दिया गया। जो दांत का दर्द सोच रहे थे ना, उनके वास्तव में दांत दर्द होने लग गया।
और जो बच्चे मौत के बारे में सोच रहे थे कि अब तो मौत आनी है यार, मौत तो सुनिश्चित है और मौत तो आएगी आएगी, उन्होंने जे ओ के आगे वाई लिख दिया, जॉय। ये एक्सपेरिमेंट पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हुआ और जॉय के बाद वो जो मस्ती थी, उनकी मस्ती वो देखने लायक थी, पूरे अमेरिका में खलबल मची उससे, राइट। तो वो जो काम आप कर रहे हैं ना, वो इतना सुंदर है कि हम सब जितने हमारे दर्शक हैं, एक हमारे टीचर हैं जिन्होंने कहा कि मैं जुगाड़ वाला टीचर हूँ, कृष्ण कुमार वर्मा जी, उन्होंने कई एक जो आपके आप बता रहे थे बीच बीच में, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट शेयर किए, वो शायद आपको फेसबुक में देखने को मिलेंगे। बट रियली सैल्यूट टू यू कि आपने उस पूरे माहौल को बदल दिया, बिकॉज आप सिर्फ वही होते हो जिससे आप चिपके रहते हो। आप सिर्फ वही होते हो जिससे आप चिपके रहते हो। तो आपने एक मिशन था आपके सामने जिसको आपने निभाया, एंड उसके अच्छे रिजल्ट जो आप कह रहे हैं, आपने जिन बच्चों को पढ़ा उनके बच्चे स्कूल आने लग गए हैं, दे हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। बहुत सुंदर काम, बहुत सुंदर काम। हमारा बहुत बहुत आभार आपको। जी डॉक्टर भट्ट कुछ पूछना चाहेंगे? सर, आपने बहुत काम की बात बताई सर, जो अमेरिका का जो आपने एक्सपेरिमेंट बताया। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी इसको सुनकर रोमांचित हुए होंगे। राकेश सर, आपने जो काम किया, आपने बताया कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारी एसएमसीज आपके काम को देखने आई, तो हमें कब बुला रहे हैं सर आप नवानिधि सर में? अरे आ जाइए, पूरा गुजरात घूमेंगे। अफगानिस्तान से लोग आके गए और वो सिर्फ स्कूल देखने ही नहीं आए थे, अफगानिस्तान से पूरी एक उनका डेलीगेशन था, तो वो कंट्री में आए थे, तो उनको देखना था कि एजुकेशन से क्या बदलाव आए उनके वहां पे। अब अफगानिस्तान में ये प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन का ही प्रॉब्लम है। जो पूरा माहौल जो था कुछ सालों से, तो फिर एक दूसरे में विश्वास नहीं है उनको लगा, तो फिर वो आए कि किसी तरह से माहौल से निकल के एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ गांव, वो भी एजुकेशन से हुआ हो, तो उनको वो देखना था। तो नवानिधि सर पसंद हुआ, वो आए और वो भी वो लाजवाब एक्सपीरियंस था। और पूरे हमारे लिए भी, उनके लिए भी तो था ही था, हमारे लिए भी था कि एक ऐसा गांव यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज नहीं है, पंखा है, फैन है, इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन आप इतने बड़ी जाकम जोड़ वाली स्ट्रीट लाइट वगैरह है नहीं, छोटे छोटे घर है और वो पुराने वाले वो जैसे गांव में होता है उसी तरह से माहौल है। और वहां पे आना, अब और एक देखिए कि अफगानिस्तान से लोग आते हैं और ये मैं जो बता रहा हूँ वो गांव, उनके दिमाग में क्या होगा, पूरा कद काठी। फिर वो पर्शियन जानते थे, हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं आती थी, सिर्फ उनकी जो लैंग्वेजेस थी वही उनको आती थी। और हमारे गांव में ऐसे भी लोग हैं जिनको गुजराती भी जो हमारी जो वो होती है तो वो भी नहीं थी। उन लोगों के साथ उन्होंने पूरी रात बिताई। और कैसे करना था, अब हमने तय ऐसा किया था कि हर एक को हर एक गेस्ट दिया जाएगा, तो 20 घरों में 20 लोगों को भेज दिया, उनके साथ रहना है, खाना है, सुबह में नहाना है, वो सब करना है, फिर स्कूल में आना है। तो पूरा गांव का वो लेके आएंगे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे, मैं वहां घूम घाम के मैं गांव में रहकर ही पूरा कर रहा था। लेकिन मैंने दूसरे दिन एक्सपीरियंसेस पूछे तो मुझे लगा कि जो प्रेम होता है ना, उसकी कोई भाषा नहीं होती है। उन्होंने सब काम कर दिए, वो खाना ऐसे, वो इतना हंस हंस के पूरे 6-7 महीने तक तो वही बातें कर रहे थे कि हमारी जो रोटी होती है वो जाडी सी रोटी और चपाटी, तो उनको लगा कि ये पूरी डिश है, तो उसके उठा के फिर उसमें चावल लेके ऐसे खा रहे थे वो सब। तो फिर हमने बोला अब बताए कैसे कैसे नहीं खाया जाता, तो फिर हम उनके सामने बैठ गए और बोले ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो करके सब पूरा चला दिया। तो आप भी आ जाइए, आपके साथ तो लैंग्वेज की भी कोई बैरियर नहीं होगी। बहुत अच्छा, बढ़िया सर, हम आते हैं नवानिधि सर। और हमारे जो कल की मेहमान है, कल शाम ठीक 7 बजे हमारे साथ नासिक महाराष्ट्र से होंगे निर्मल अष्टपुत्रे जी। वो कह रही है राकेश जी हम भी आना चाहते हैं नवानिधि सर, वो संगीत के आचार्य हैं। महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग आ चुके हैं, वहां से आर्किटेक्ट जो है वो अभी वहां पे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जाए, तो उनको एक आर्किटेक्ट को काम दिया है, वो सारंग पाटिल करके नाम है, शायद पुणे से है। तो वो पूरा स्कूल का पूरा विजिट करने आए, तो आप भी चलिए ये कभी
कभी आईआईएम ने किया, कोई आईआईएम ने स्टडी की आपके एक्सपेरिमेंट को लेके, आईआईएम अहमदाबाद ने की? आईआईएम अहमदाबाद में Available किया है? है सर, और एज अ गेस्ट दिल्ली से हाँ। जो वहाँ पे आते हैं, तो एज अ गेस्ट मैं वहाँ लेक्चर देने भी गया हूँ कि Good, एक स्कूल बहुत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे किस तरह से करें। तो हाँ, वो, हाँ। लेकिन वो सारी बातें उनकी समझ में मुझे नहीं आती है, तो मैं तो सिर्फ इतना ही बोलता हूँ, देखिए मुझे तो क्या प्रॉब्लम आई, मैंने क्या सॉल्यूशन किया, इतना। वो पूरा मैनेजमेंट वाला हिसाब बताइए, तो वो तो पूरा पीपीटी हाँ। करके इस तरह से ये वो ये सब बताते रहते हैं, वो पता नहीं वो चलता, लेकिन jargons वो में नहीं पड़ते। जी या बिल्कुल सर, इस शो के बाद इस शो के बाद आपके स्कूल में और आपके गांव नवानदी सर में बहुत भीड़ पड़ने वाली है, क्योंकि बहुत अरे भीड़ बढ़ने लगातार वाली है। दर्शक कमेंट कर रहे हैं, हमारे कृष्ण कुमार वर्मा जी कह रहे हैं पूरी टीम आएगी यहाँ भी। अरे वेलकम सर। मैं भी बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा सर। ये जो आपका गांव है नवानदी सर, ये साइज क्या है सर इसका, कितना क्षेत्रफल है और कितनी जनसंख्या है, थोड़ा ये भी बताइएगा। करीबन पॉपुलेशन 1000 तक की होगी, और अब तो गांव इकट्ठा हो गया है। जब मैं गया था तो एक घर यहाँ पे था, फिर 200-300 मीटर के बाद दूसरा घर था, आज भी कुछ घर ऐसे ही है। तो आप ऐसा तय नहीं कर सकते कि यहाँ से नवानदी से शुरू होता है और यहाँ खत्म होता है, क्योंकि उसके बाद में वो महिसागर एक रिवर है, उनके सब पोतर वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो उसमें भी लोग रहते हैं, कुछ खेतों में भी रहते हैं, तो जी। बड़ी मजेदार जगह है। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हमारे एक दर्शक है सर, वो लिख रहे हैं कि आप राष्ट्रीय राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए सर्वथा योग्य हैं। तो उपाध्याय सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राकेश सर को ये सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। 2018 में राष्ट्रपति महोदय महामहिम उनको पुरस्कार दे चुके हैं। उससे पहले 2017 में उन्हें नेशनल आईसीटी अवार्ड मिल चुका है और राज्य स्तरीय अध्यापक पुरस्कार भी मिल चुका है। तो और सबसे बड़ा पुरस्कार जो उनकी बातों से समझ में आ रहा है, वो जनता का प्रेम है, उनके प्रति जो सम्मान है बच्चों का, अभिभावकों का, वो सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये राष्ट्रपति पुरस्कार, ये सब तो अपने मिले हैं ही है। जी सर, कृष्ण सर। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? भावनगर में? नहीं, पंचमहाल। पंचमहल, गोधरा नया के पास। डिस्ट्रिक्ट बना है। अच्छा, गोधरा के पास। अच्छा, क्योंकि मेरे गोधरा एक से लोग मित्र जल्दी थे। समझ जाते हैं। जी, गोधरा कहने से लोग जल्दी समझ जाते हैं कहाँ पर है। मेरे एक मित्र थे का था, उसको अहमदाबाद में अच्छी नौकरी मिली सीए के पास, तो उसने रहने वाला था, क्या किया, पैसा थोड़ा जोड़ा, करीब 8-10 हजार रुपया, और वो नवसारी की में गए। बच्चों को पढ़ाने लिखाने वो तो चॉकलेट वगैरह बांटी, वो अलग। परिवारों के साथ उसने ये किया कि उसने परिवारों को 8-10 बकरियां दे दी। तो उन्होंने कहा कि आपको कहीं मजदूरी करने जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं रहिए, दूध कमाइए, दूध बनाइए, मक्खन बनाइए, ये बनाइए। और इस तरह आज वहाँ 500 बकरियां हो गई उस गांव में, उन ट्राइबल पॉपुलेशन के पास। तो लोग वहाँ खुशी बांटते हैं, खुशी देते हैं, तो वो शायद सीधे स्वर्ग में जाते हैं। आप जैसे लोग, शिक्षक समुदाय के जितने, मुझे लगता है जो खुशी दे पाते हैं बच्चों को, वो सीधे उसी के हकदार होते हैं। दो हमारे साथ भी हैं, डॉक्टर DN भट्ट जी और मुकेश बहुगुणा जी। देखिए कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट है, कितना अच्छा चलाया, कि समय भी सदुपयोग होता है समय का। 7 से 8 बजे तक लोग बाग जुड़ते हैं, एक दूसरे के बारे में पता चलता है, और हम सीखते भी हैं। जैसे कल डॉक्टर राजेश आए थे, पहले डॉक्टर प्रदीप आए थे, NSD के डायरेक्टर आए थे, और भी लोग जिन लोगों को पद्मश्री मिले गढ़वाल में वगैरह वगैरह, वो सब आए। उन्होंने सबने हमको सराबोर किया और हमारे अंदर संवेदनशीलता पैदा की। तो इस प्रोग्राम का एक सबसे बड़ा, मेरे को लगता है, एडवांटेज ये है कि समय का सदुपयोग है, और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है, और संवेदनशीलता की वृद्धि। ये धन्यवाद सर आपका। मैं तो खुद को कई बार खुद को वैसे ही स्वर्गीय कह देता हूँ, क्योंकि मुझे तो स्वर्ग का आनंद मिलता है सब जगह। अच्छा, ठीक, अच्छी बात है। चलो ठीक है, बार बार कहना चाहिए मैं स्वर्गीय हूँ, मैं स्वर्गीय हूँ, शर्म जाता है आदमी को। मेरे साथ क्या होता है सर, जब मुझे मेरा कोई नजदीकी मित्र या रिश्तेदार कोई बहुत महीनों बाद, बहुत दिनों बाद फोन करता है, या मैं उसको फोन करता हूँ, तो मैं यही बोलता हूँ, हेलो, मैं स्वर्गीय DN भट्ट बोल रहा हूँ। अच्छा तो मैंने तो आपको अपनी स्टोरी सुनाई थी कि मेरे को जब इन जैसे अच्छे लोग मिलते हैं, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर प्रदीप या पेन्यूली जी वगैरह, तो मेरे मन से प्रार्थना निकलती है कि आप अपनी मौत के बाद समुद्र में जाओगे। मैंने आपको कहानी सुनाई थी, क्यों मेरी ईजा ने ये कहा था
कि मौत के बाद जी। समुद्र में जाओगे, ताकि अच्छाई वहां से प्रस्फुटित होती रहे, अच्छी अच्छी बातें निकल के आती रहें। तो ये राकेश हों, डॉक्टर राजेश हों, वो सब अच्छे लोग हैं। ये इस प्रोग्राम चलिए का धन्यवाद कमाल है। सर। जी, जी, आपकी उपस्थिति का कमाल है सर, ये आपके रहने से ही सारा सब कुछ करना अब आसान हो जाता है। फिर वही बात, चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ यार। चलो, सही। कोई बात नहीं हमारे सर, चने भटजी के कल झाड़ पे गायब हो गिरेंगे गए। अभी तो चोट नहीं रहेगी। सर चने के झाड़ का हाँ, फायदा यह है कि गिर जाए तो चोट नहीं लगती है। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छा राकेश सर, राकेश। राकेश सर आगे बढ़ते हैं। आपके जो कृतित्व है, आपका जो काम है, उस पर यूनिसेफ ने और एमएचआरडी ने कुछ फिल्में भी बनाई हैं। तो थोड़ा उन फिल्मों जी के नाम थोड़ा बताइए और क्या क्या उनमें था सर, वो दोनों ही के बारे में थोड़ा बताइएगा। एक्चुअली पूरे कंट्री के लिए एक फिल्म बनाने वाला वो, और वो फिल्म बनी थी बच्चों की उपस्थिति कैसे बढ़ाए। जो यूनिसेफ पूरा ईयर के लिए सेलिब्रेशन कर रहा था उपस्थिति बढ़ाने के लिए, तो दो हिस्सों को शूट किया गया था, तो उसके बारे में बताया गया था। दूसरी शूट जो हुई थी वो तो जो जिसको भी नेशनल अवार्ड मिलता है उनकी जो एवी वहां दिखाने के लिए बनाते हैं, वो दोनों शूट करके वहां पे ले गए थे। और टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करें ताकि बच्चों के इस तरह से जो गांव है उस गांव में भी जितनी भी उपलब्ध टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करें, तो उसके बारे में भी फिल्म बनाई है। शायद मैंने आपको सब लिंक भेजे हैं, और फिर भी ये हमारे प्रोग्राम खत्म होने के बाद में उनकी लिंक्स इसी पोस्ट के नीचे में डाल दूंगा। सर धन्यवाद सर। मैं सुनना चाहता था लेकिन दुर्भाग्य से लैपटॉप आजकल खराब है, तो मोबाइल पर वो चलाना संभव नहीं हो रहा है स्क्रीन शेयर करना। जी जी, तो आप जब लिंक भेजेंगे तो हमारे दर्शक उसको देख पाएंगे। अच्छा, जी ये जो आपने काम किया, इसमें आपकी जो संख्या थी, अभी आपने बताया कि 500 को पहुंची। तो आवाज बहुत कट कर आई, आवाज नहीं सुन पा रहे सवाल सर, मैं कहा आपकी आपकी जो छात्र संख्या है स्कूल में वो बहुत ज्यादा 500-600 के आसपास इस वक्त है ना सर, आपने ये बताया। नहीं, 325 325 है छात्र संख्या। 320। और हाँ तो 325। गांव में कोई और भी स्कूल है सर, आपके स्कूल के अलावा गांव में कोई और स्कूल खुला है क्या इस बीच? नहीं नहीं नहीं, अब और गांव में दूसरा स्कूल है ही नहीं, यही स्कूल है। वाह वाह, तो ये आपकी सबसे बड़ी सफलता है सर कि आपने आज के इस प्राइवेटाइजेशन के दौर में गांव में प्राइवेट स्कूल नहीं खुलने दिया। ये इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं तो प्राइवेट से बच्चे लाया हूँ और नवा नदी सर के बच्चों की संख्या है वो तो 180-90 तक की है। बाकी के जितने भी अच्छा बच्चे हैं वो दूसरे गांवों से आते हैं, और वो अपने खर्चे से उनके पेरेंट्स वहां पे छोड़ने आते हैं और लेने आते हैं। तो वाह, वाह बगल के करीबन 20 किलोमीटर से बच्चे आते हैं स्कूल में अभी तो। सफल और प्रयास, वाह। बहुत अच्छा। तो उस तरह से आते हैं। तो आपने सर एक और जी, एक्सपेरिमेंट किया है वर्चुअल टीचर का। तो ये वर्चुअल टीचर क्या क्या एक्सपेरिमेंट किस तरह का था सर? नहीं, वो मैंने कहा था वो वर्चुअल, और वो पूरे स्टेट के लिए किया था। कि ऐसा हुआ कि जब इंग्लिश कंपलसरी हुआ तो फिर और 8वीं कक्षा 7 हमारे यहाँ पे, वो पहले ऐसा होता था कि प्राइमरी स्कूल 1 to 7 का होता था। अब अगर 8 उसमें जुड़ गया तो उसके बाद में रिक्रूटमेंट करने में अभी 3-4 महीने निकलने वाले थे इंग्लिश टीचर्स के। तो फिर उस वक्त में मुझे लगा था कि हम गूगल पे या कुछ यूट्यूब पे देखते हैं तो वहां देखकर भी तो सीखते हैं। हमने बहुत सारी चीजें उस तरह से भी सीखी है कि आप ऐसा करो, अब इसके बाद में ऐसा करो, आप ऐसा करो। तो क्यों ना हम उस तरह से कोई ऐसा प्रोग्राम बनाए कि वर्चुअली ही जो टीचर है वो यहाँ से बात करेगा और बच्चे वहां पे ऐसे ऐसे करेंगे। तो जो भी एक टीचर है वो सिर्फ उसको फैसिलिटेट करेगा। उनको इंग्लिश नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो सिर्फ फैसिलिटेट करना शुरू कर देगा तो उस तरह से वर्चुअल क्लासरूम का पूरा प्रोजेक्ट चला था, जिसमें 6, 7 और 8 की इंग्लिश हम पढ़ाते थे। और उसमें वो स्क्रीन प्रेजेंस और ये सारी बातें दिमाग में रखते ही नहीं थे। कुछ लोग होते हैं तो ऐसे प्रोग्राम चलाते थे, वो बोलेंगे स्क्रीन पे कैसा लगेगा, और हम सोचते थे स्क्रीन पे जैसा भी लगे, फील्ड में बच्चों को कैसा लगेगा। तो बच्चों को कैसा लगेगा उस पे फोकस करना शुरू कर दिया, तो ये बातें निकल के आ गई। जी सर।
जी बढ़िया सर। तो आपने पाठ्य पुस्तक में लिखी सर गुजरात में अंग्रेजी की, तो ये जो आपका जो जी। स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस था वो पाठ्य पुस्तक लेखन में कैसे काम आया सर? कहाँ वही कैसे काम इस्तेमाल आया, किया आपने? वही काम आया। बिल्कुल। और उसके लिए मैं याद करना चाहूंगा डॉक्टर नलिन पंडित, जो वहां उस वक्त में एससीईआरटी के नियामक थे। उन्होंने तय किया कि जैसे जूता पहनने वाले को ही पता है कि जूता कहाँ पे वो डंकता है, उसका डंक कहाँ लगता है, उसी तरह से अब नई किताबें हैं ना, वो टीचर से लिखेंगे। उसके बाद में उसकी जो समीक्षा वगैरह वो हम सबसे करवाएंगे, लेकिन पहले उन टीचर्स को भी सुनो कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह। तो करिकुलम हमें दिया गया। फिर जब भी लिखता था वो सोचता था कि अच्छा देखो, ये जो है मेरा हरजी है जो गाय भेड़ चराने जाता है, उसको ये कैसे कनेक्ट करेगा। तो जो गांव के जो कैरेक्टर्स हैं, ज्यादातर पहले किताबें लिखी जाती थी तो वो कोई और लिखते थे, तो उन्होंने तो ऐसे कैरेक्टर्स देखे ही नहीं है, लेकिन ये सारी बातें निकल के आने लगी। फिर दूसरा सोचा कि एक बच्चा अपना दादा और दादी से कैसे कनेक्ट हो। अब बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है, और कोई भी आज की जो पढ़ाई है वो पढ़ रहा है, तो वो अपने दादा दादी से तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दादा दादी को इसमें कुछ पता ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मम्मी होमवर्क कराएगी तो उसको पता है, वो भी बहुत रेयर केस में। तो एक परिवार को कैसे कनेक्ट करें, तो ऐसे कौन से सवाल डाले ताकि वो अपने दादा से जाकर पूछे, अपनी दादी के साथ जाकर पूछे। तो ऐसे सवाल डालना, तो गांव का परिवेश टेक्स्ट बुक में लेके आना, वो सारी बातें उसी से ही पाई है। और एक्सपीरियंस है तभी तो उसमें झलक का, वरना नहीं हो पाता। जी आप सर मेरे इसके लिए आप स्टडी के, जी सर, जो सर कुछ पूछ रहे हैं। जी बताइए जी, सर। मेरे को एक याद आ रहा है। मैं शुरू में जैसे इन्होंने कहा किताबें जो बनती थी ना, वो एनसीईआरटी ने बनाई। हमने भी पढ़ी वो किताबें, रानी मदन अमर, जो उनको भाषा हिंदी सिखाई जाती है, रानी मदन अमर। अब रानी मदन अमर गुजरात में भेज दी, महाराष्ट्र में भेज दी, ठीक है, अच्छा है। मध्य प्रदेश में भेज दी, अच्छा है। वो चली गई असम में और अरुणाचल में। तो वहां से लेटर आने शुरू हुए कि यार रानी मदन अमर, हमारे बच्चे कनेक्ट ही नहीं कर पाते रानी मदन अमर से। ये रानी मदन अमर करेक्टेड कौन से हैं? हमारे यहाँ नाम होते हैं देवांग, उपांग, ऐसे नाम होते हैं। तो ऐसे करके जी। तब एनसीईआरटी को लगा कि हाँ यार, वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस जो नॉर्थ ईस्ट है, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट कह देते हैं, इंडिया, इधर नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट को हमने बिल्कुल अलग छोड़ा हुआ। तो नॉर्थ ईस्ट में से शुरुआत हुई कि वहाँ के टीचर्स को बुलाया जाए, वहाँ को देखा जाए। तब एनसीईआरटी ने और वहाँ की एससीईआरटी या एसआईटी जो थी वहाँ पे, उन्होंने फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बच्चा अपने परिवेश से सीखेगा ना। वो दिल्ली में बैठ के, एयर कंडीशन कमरे में बैठ के जो किताब बनेगी, वो बिल्कुल ही दूसरे वर्ल्ड की होगी वो किताब। हाँ, कनेक्ट नहीं हो पाती, बिल्कुल सही। कनेक्ट नहीं हो पाता, बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पाता। सर आप तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी स्टडी के लिए भी गए थे, तो आपको क्या जी। वहां से सीखने को मिला और क्या आपको अंतर नजर आया उसमें और अपने स्टेट? नहीं, वो तो पर्पसफुली था। तमिलनाडु छत्तीसगढ़ दोनों में जो एबीए चल रहा है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, तो जी हमें भी करना था। तो पहले छत्तीसगढ़ गए, क्योंकि वहां पर भी टीचर्स को ही जाना था। जो यहाँ पे भी गुजरात का ये ट्रैक है कि जो भी बातें पॉलिसी की भी बातें हैं वो टीचर्स ही तय करते हैं। पूरा एक स्टेट रिसोर्स ग्रुप बनाया जाता है, जहां पे एक एग्जाम थ्रो किया जाता है। एग्जाम के बाद में वाइवाज होते हैं, आपका बहुत सारे टेस्ट होते हैं। उसके बाद में एक स्टेट रिसोर्स ग्रुप जो कि टीचर्स में ही बनाते हैं। तो कोई भी पॉलिसी बनानी है तो आप पहले वो स्टेट रिसोर्स ग्रुप का मत लीजिए, वो भी पूरा डेमोक्रेटिक होता है। तो फिर अब तय किया गया कि अगर ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हम गुजरात में करना चाहे तो कैसे करें। तो वो देखने के लिए छत्तीसगढ़ गए थे। छत्तीसगढ़ वाकई वहां पे मैंने देखा था कि जो टीचर्स हैं वो इतनी लगन से काम कर रहे थे। तो वो बातें, वो पूरा डॉक्यूमेंट था। लेकिन एक बात दिल को छू गई थी कि वो बोल रहे थे, एक टीचर्स जो बहुत, मुझे बाइक पे बैठ के जाना पड़ा था, वहां के सीआरसी थे उनकी बाइक पे, और वो वैसे ही साहसी। वो बोल रहे थे सर, वो उस वक्त में जब नक्सलवाद वो सब चल रहा था, तो बोल रहे सर डर नहीं लगेगा ना। मैंने बोला क्या, क्यों डर लगेगा सर, ऐसा माहौल, आपने ऐसे पेड़ पौधे, यही वहीं से आया हूँ, वही पेड़ पौधे जंगल से ही आए, तो फिक्र मत कर, तू चला गाड़ी। और फिर गए, दो टीचर थे, और फिर उनसे बात की तो बोले, फिर बातें करने के बाद बोले अच्छा लगा सर, कोई अपना जैसा आके मिल गया। मैंने बोला सर आपके जैसा ही हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि देखिए सर, पैसे कमाने के लिए तो कुछ भी कर सकते थे,
ये तो हम प्रदेश के लिए कर रहे हैं। ये जो प्रदेश के लिए कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, मेरे ख्याल से मैं 2010 में गया था, उस वक्त में वो नया नया स्टेट बन के आया था और उनकी जो वो ललक थी कि पैसे कमाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो है हम प्रदेश के लिए कर रहे हैं ये बच्चों को पढ़ाना। तो वो बात दिल को छू गई थी। और तमिलनाडु तो बहुत वेल प्लान, वेल स्ट्रक्चर्ड चीजें हैं वहां पे। ऋषि वैली गए थे तो वो तो अब वर्ल्ड फेमस है वर्ल्ड फेमस। वहां से भी। तो और मैंने देखा था कि वहां जाके मुझे ये पता चला कि ये सारी बातें मैंने यहाँ आने से पहले कुछ कुछ बातें जो हम कर रहे हैं उसको अफर्मेशन मिली कि अच्छा वो भी जे कृष्णमूर्ति ने जो लिखी थी और वो जो स्कूल चल रही है वो भी इसी तरह से चल रही है कि जिसको पेंटिंग करनी है वो पेंटिंग सीखे, जिसको जो करना है वो करे, गाना गाए तो जहां जहां बैठकर चाहे वो पढ़ सकता है। तो वो सारी बातें जब मैंने वहां देखी तो मुझे पता चला कि अच्छा हम राइट ट्रैक पर हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो जे कृष्णमूर्ति लिख के गए और स्कूल बना के गए। तो वो दो बातें मुझे टच कर गई थी। वो छत्तीसगढ़ वाली तो बहुत दिल को छुई थी। बढ़िया सर, बहुत अच्छा, आपने बहुत बेबाकी से सारी बातों को हमें समझाया। अच्छा, ये एक आपने एक नया कॉन्सेप्ट है, आपने ई मैगजीन निकाली है बायोस्कोप जी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए सर, बायोस्कोप क्या है ये? 2008 में ऐसे ही टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा मुझे भी नहीं आती थी, इंटरेस्ट ज्यादा था, तो करते करते एक ब्लॉग बनाया, स्कूल का ब्लॉग बनाया। जब 2008 में इतने सारे ब्लॉग्स नहीं थे वो सब, और छोटी छोटी बातें लिखना शुरू किया कि आज पाठशाला में ये हुआ वो हुआ, सो छोटी छोटी बातें लिखता था। पहले इंग्लिश में लिखता था, फिर पता चला कि ये जो सीखने सिखाने वाली बातें इंग्लिश में तो बहुत सारी है, बहुत सारे लोगों ने वर्ल्ड वाइड लिखी है, गुजराती में नहीं है। तो फिर गुजराती में लिखना शुरू किया। अब होता यह था कि कुछ वक्त ऐसा होता था कि महीने में 3 4 या 5 6 पोस्ट हो जाती थी। हम जो अंदर से आती थी वो लिखते थे ना, लेकिन पाठशाला में तो हर रोज कुछ ना कुछ होता है, वो अलग होता है, वो भी आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो फिर 2010 में हमने एक मैगजीन शुरू की। अब मैगजीन शुरू तो की, लेकिन ऐसे तो पैसे है नहीं कि आप प्रिंट करें, तो ईमेल कलेक्ट करना शुरू किया। तो शुरू किया तो करीबन 50-60 ईमेल से हमने शुरू किया था 2010 से। हर महीने की पहली तारीख को हम ईमेल से भेजते हैं। अब व्हाट्सएप आ गया तो व्हाट्सएप से भेजते हैं, फेसबुक आया तो फेसबुक पर उसकी ड्राइव की लिंक शेयर करते हैं। ऐसे करते करते आज हमारे पास करीबन 5 या 6 हजार लोग के ईमेल्स हैं। वहां तक 5-6 हजार ईमेल से जाता है और भी जगह पे जाता है। तो बायोस्कोप 10 इयर्स का हो चुका है, 10 साल से। और मुझे लग रहा है कि हमारी पूरी जर्नी उस मैगजीन में अगर आप देखना चाहे हम भी, तो हम देख सकते हैं कि हम क्या थे और कहां से निकलकर कहां आए, हम कैसा सोचते थे पहले और आज हम क्या सोच। हम 10 साल पहले लैंग्वेज कैसे पढ़ाते थे, आज कैसे पढ़ाते हैं, मैथ्स का माहौल क्या था, आज क्या है। और उसमें हमने तय करके रखा है कि उसमें कोई भी बड़ी बड़ी बातें नहीं होगी। स्कूल में क्या हुआ, हमने क्या किया और हमारा रिफ्लेक्शन क्या था, उसके बारे में हमारे दिमाग में क्या चल रहा था, ऐसी बातें ही लिखना है। वो पूरा ज्ञानदान वाला जीडी प्रोग्राम नहीं करना है। तो हाँ, वो वो सर मैं भी जी उससे मैं भी सर आज मैंने अपने जो आपका फेसबुक पे पोस्ट डाला है उसमें उसका लिंक दिया हुआ है। मैं भी आज उसमें एंटर किया तो गुजराती में थी तो मैं ज्यादा समझ नहीं पाया उसको। जी जी सर। जोशी सर, कहिए सर, मेरे को जोशी लगता है सर। रजनीकांत शुक्ल जी बहुत बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी उन्होंने की है। राकेश जी, मुझे लगता है कि केरल जो एक प्रदेश है ना जहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, उनका एजुकेशन सिस्टम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। और वहाँ पे मुझे लगा जो सबसे अच्छी जो केरल की सफलता है किसी भी क्षेत्र में लो, इंडस्ट्री में लो, फाइनेंस में लो, एजुकेशन में लो, इसमें लो। हालांकि हमने देखा कोविड-19 में भी 20 स्टेट था वो केरल से ही था, बहुत अच्छा मैनेज किया। वो इसलिए ही है क्योंकि वहाँ जो पॉलिसी बनाई जाती है वो पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है उसमें। वो कम्युनिस्ट छोड़ दीजिए, आपकी कम्युनिस्ट है ये वो, लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेशन से ये होता है कि लोग बाग जुड़ाव महसूस करते हैं। ये नहीं जैसा हमने कहा कि एयर कंडीशन कमरों में बैठ के पॉलिसी बनी, उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होता। लेकिन यदि पब्लिक को लगता है कि मैंने उसमें कुछ योगदान किया है या हमने कुछ योगदान किया है, तो वो पॉलिसी सक्सेसफुल होती है। यही कारण है कि केरल इतना आगे बढ़ा, जहाँ पे ट्रेडिशनल और मॉडर्न
उसका बड़ा जुडिशियस मिक्सचर है केरल में आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने अपनी केरल में अपनी सारी पारंपरिक चीजों को संजो के रखा, प्लस जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, गल्फ मनी को आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो और चीजें हैं उसको भी वो बहुत अच्छा पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ मेंटेन करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं। जी भट्ट जी, बहुगुणा जी आज शांत हैं। हमारे एक दर्शक है सर ML गौड़ साहब, वो कह रहे हैं गिजू भाई रिटर्न्स। गिजू भाई रिटर्न्स, यस एब्सोल्युटली। हाँ, गिजू भाई रिटर्न्स। और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि बहुगुणा जी चुप क्यों है। हाँ, बहुगुणा जी शांत हैं आज। एक दिन मैं ऐसे ही शांत हुआ था, एक दिन मैं ऐसे ही शांत हुआ था तो रजनीकांत शुक्ल जी ने लिखा था सुई पटक सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस। आज वो बहुगुणा जी के साथ है। जी, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी कह रहे हैं कि आज के अतिथि महोदय के साथ विमर्श बहुत उपयोगी, वो शिक्षाप्रद तो हुआ ही, उनका नवाचार भी अनुकरणीय होगा। तो हम सबकी यही अपेक्षा है सर कि आज का शो देख के। जी जोशी सर। मैं भट्ट जी सजेशन था कि काफी टीचर्स जो है वो बड़ा संवेदनशील हो जाते हैं, बहुत महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप यदि कुछ कर पाए तो ये जो मुख्य वक्ता है उनका टेलीफोन नंबर और ईमेल, मोबाइल नंबर और ईमेल साथ के साथ दे दें, ताकि वो आज भी देखिए आप करीब 10 ईमेल है लिखा हुआ, ईमेल है सर, पोस्ट में दिया हुआ है। वो लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, तो अनुरोध है कि आप उस फेसबुक के ऊपर जाए तो आपको ईमेल मिल जाएगा राकेश सर का। ब्लॉग का भी उसमें एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल भी है, दोनों ये लिंक है ब्लॉग का। तो आप, मैं माफी चाहता हूँ मैंने आपको डिस्टर्ब किया। दरअसल क्या होता है सर कि लोग ठीक शाम 7 बजे हमारा वॉल खोलते हैं और सीधे लाइव देखते हैं, उससे पहले की पोस्ट कम पढ़ते हैं। ये आप तो उसमें कमेंट कर रहे हैं? नहीं चलिए, बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर। तो बहुगुणा सर आप शांत क्यों हैं आज, पूछ रहे हैं लोग। बहुगुणा जी आप सुन पा रहे हैं? मैं असल में मेरा नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब कर रहा है आज, लेकिन राजेश जो मैंने आज सुना है तो पिछले जो अभी तक 80-85 एपिसोड हमारे हो चुके हैं, ये एपिसोड ऐसा है कि जिसको मैं डाउनलोड करके रखूंगा और कम से कम हफ्ते में 2 बार खुद भी सुनूंगा और अपने स्कूल में सुनाऊंगा। वाह, क्या बात, बहुत सारी ऐसी चीजें सुनने को मिली और समझने को मिली कि जो आसानी से मिलती नहीं है। मतलब एक ऐसा जिसको बोलते हैं सहज ज्ञान, जो कल वाली एक्चुअली देखा जाए कि जो कल वाला जो एपिसोड था, ये उसका एक्सटेंशन है, व्यावहारिक एक्सटेंशन है। जी जी सर, कल वाला थ्योरेटिकल ज्यादा था या प्रैक्टिकल ज्यादा है? अब वो थोड़ा दोनों चीजों में कहूंगा मैं। कल वाले भी थ्योरी से, प्रैक्टिकल से ही उन्होंने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का वह, मैं अभी इस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये वो है जिन्होंने बगैर किसी उसके वही चीज को कर रहे हैं, ये सरल भाषा में। बिल्कुल इसीलिए मैं कहा था एक्सटेंशन। इन्होंने बहुत ग्रुप ने मिलकर बनाया था, लेकिन ये मस्ती की पाठशाला एक अकेले आदमी की मेहनत और उससे शुरुआत से बनाया, ये फर्क है। इन्होंने जो कहा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पाइथागोरस ने सिद्ध किया कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा की लंबाई से कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है। तो ये बात गांव की हर बुढ़िया जानती है, हर बूढ़ा जानता है। तो इसीलिए जब कभी खेत में क्रॉस करते हो, बीचों बीच क्रॉस करते हो। उन्होंने कहीं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं लेकिन उन्हें पता है कि हम खेत के बीच से जाएंगे तो हमें कम चलना पड़ेगा, या पहाड़ में अगर ऐसे घूम के जाएंगे तो हमें कम चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं इसको दोबारा कई बार देखना पड़ेगा, पढ़ना समझना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा समझ किया आपने, बढ़िया। तो इस सबसे हमारा भी उत्साह बढ़ता है सर कि इस तरह के कर्मठ शिक्षक, कर्मयोगी शिक्षक इस शो में आते हैं और पूरे देश के शिक्षकों को कुछ नया सिखा के जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सर। अब हम चूंकि कार्यक्रम के अंतिम सत्र की ओर बढ़ रहे हैं, और हमारे मध्य प्रदेश से देवास से नियमित दर्शक है पुष्पेंद्र सिंह राठौर, वो लगातार कमेंट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऊर्जा भरे शिक्षक से साक्षात्कार, जिसके मन में कुछ करने की प्रबल इच्छा है और वो भी सरल तरीके से। वाह, पुष्पेंद्र सिंह राठौर जी लगातार लिख रहे हैं, उन्होंने पहले भी कई सारे कमेंट्स किए हैं, और हमारे गुजरात के बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि आप गुजरात का गौरव है। अरे क्या यार
नहीं, बहुत अच्छा राकेश, बहुत अच्छा। ये शो की खास बात है राकेश सर की, इसको पूरे देश के शिक्षक बड़े मनोयोग से देखते हैं जो भी कुछ नया सीखना करना चाहते हैं। इसलिए हमने इसका स्वरूप थोड़ा विस्तार करके दिया ताकि हम एक छोटे क्षेत्र तक ही सीमित न रह जाएं, और हमें उम्मीद है कि आज के बाद और भी इसको विस्तार मिलेगा। तो आप कुछ और नया, कुछ और बताना चाहते हो सर हमारे दर्शकों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे अभिभावकों को, हमारे छात्रों को? तो अब हम आपको फ्री छोड़ते हैं। अभी तक तो हम आपसे पूछ रहे थे और आप जवाब दे रहे थे। अब आप फ्री। मैं ऐसा भी टीचर हूँ कि इतना भी फ्री नहीं हो जाता, और मुझे पता है कि सुनने वाले कब तक सुन सकते हैं। तो आखिर में मैं इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि देखिए, सिर्फ एक ही नजरिया बदलने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें जाननी या बहुत सारी प्रैक्टिसेस जाननी, ठीक है, आइडियाज एक्सचेंजिंग, वो सब बातें। अब एक चीज अगर आप दिल से करना चाहें तो वो कर सकते हैं कि जो भी बच्चे हमारी स्कूल में आ रहे हैं उनको एक विद्यार्थी या स्टूडेंट के तौर पर देखने की बजाय उसे इंसान के तौर पे ट्रीट करना शुरू कीजिए कि वो भी एक इंसान है। इतना ही आपके अंदर एक बार बदलाव आ जाएगा तो बहुत सारी बातें अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। और एक एक सूत्र हम सबको याद रखना है, एज ए पेरेंट और एज ए टीचर, और या तो फिर जोशी सर के जैसे ऑफिशियल भी हैं उन सबको, कि ये जो सारी शिक्षा व्यवस्था या सब्जेक्ट, वो सब हमने हमारे बच्चों के लिए बनाए हैं। हमारे बच्चे उन सब के लिए नहीं बने हैं। तो उन सब में खरा उतरने के लिए हमारे बच्चों की बलि नहीं चढ़नी चाहिए। उनके लिए सब्जेक्ट बने हैं तो पहले बच्चे, उसके बाद में सब कुछ। इतना ही समझ लीजिए। तो मेरे ख्याल से ऐसे टीचर शो में मेरे जैसे बहुत सारे लोग आके उसमें लाइन लग जाएगी कि अच्छा, मेरी पाठशाला में भी इतना अच्छा अच्छा हुआ, मुझे भी बताना है। तो ये सब हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सिर्फ हमें नजरिया बदलना है कि सिर्फ वो विद्या के अर्थ ही नहीं है, वो भी एक इंसान है और वो एक इंसान से मिलने आ रहे हैं। आपने मुझसे एक बात ही की तो साध आपने है, एक ही साध है, सब सध है। क्या, बिल्कुल सर। तो इंसान की तरह पेश आए। मोहन पांडे कह रहे हैं सर, कमेंट स्क्रीन पर भी मैंने लाइक किया, वो कह रहे हैं कि कल वाला संस्थागत प्रयास था और आज वाला व्यक्तिगत प्रयास बढ़े तो उसका और भी ज्यादा व्यापक प्रभाव, दुर्योग से ऐसा कम दिखता है। बहुत सदी हुई टिप्पणी मोहन चौहान जी ने कही है हमारे कल के और आज के दोनों एपिसोड से। और ये इत्तेफाक की बात है सर, दोनों एपिसोड लगातार शिक्षक दिवस के दिन और उसके अगले दिन आए हैं, ये बहुत अच्छा इत्तेफाक है। तो अब मैं सर आज के कार्यक्रम और आपकी बातों को सुन के मुझे निदा फाजली साहब की 2 लाइनें बरबर से याद आ गई हैं। वो मैं अक्सर कहता भी हूँ कि जो बच्चों से मैं कहता हूँ कि धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, और जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। तो किताबों को हटाकर देखने का जो स्कूल में प्रयास है वो ऐसा है कि उसमें किताबें बाद में अपने आप जुड़ जाती हैं। आप जितना किताबों को हटाते हैं उतना किताबें आपकी जिंदगी में आते रहती हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और कल हमारे साथ शाम 7 बजे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, महाराष्ट्र के नासिक से, क्योंकि प्याज की नगरी फेमस है, महाराष्ट्र के नासिक से हमारे साथ होंगी अष्टपुत्र निर्मल, जो बहुत ही कमाल की संगीत के आचार्य हैं। और कल हम उनसे परंपरागत संगीत के बजाय मराठी लोक संगीत और लोक नृत्यों के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बहुत लंबे समय से तैयारी की हुई है और वो अपनी तैयारी और अपने प्रेजेंटेशन के लिए इतनी उत्साहित है सर कि वो रोज मुझे फोन करती हैं। रोज कोई नई बात मुझसे पूछती है कि हम ऐसा कैसे करेंगे, हम ऐसा कैसे करेंगे, हम जुड़ेंगे कैसे, हम लाइव कैसे होंगे। तो बच्चों का जैसा उत्साह उनके मन में कई दिन से है। तो कल शाम 7 बजे हम उनसे संगीत और शिक्षा के बारे में जानेंगे और खासकर मराठा लोक संगीत और लोकगीतों के बारे में सीखेंगे, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से हम बड़ी गंभीर किस्म की बहस में हैं शिक्षा को लेकर के। तो थोड़ा सा रस परिवर्तन होगा सर कल। तो कल आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ भगवान जी एक बार चले गए थे, फिर जुड़ गए हैं। तो मैं भगवान जी, आप अंत में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता था कि एक बात और जोड़ना चाहता था अपनी बात। राजेश जी से बात करने के अभी तक जो हमने बहुत सारे शिक्षकों को हमने सुना, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही।
पहली बार मुझे लगा कि मैं किसी सर पहली किसी बार भी क्या बच्चे से था? पूछा जाए कि स्कूल कैसा होना चाहिए, आज आपने बता दिया कि बच्चे कैसा चाहते हैं, स्कूल कैसा होना चाहिए। इसके लिए जी आपने बिल्कुल सही कहा सर। गिरदा ने जो कविता लिखी थी कैसा हो स्कूल हमारा, तो वो स्कूल बिल्कुल मस्ती की पाठशाला होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप रोगड़ा जी की आवाज नहीं आ पा रही है। राकेश सर हमारे एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, जनकवि गिरीश तिवारी गिरदा, उनकी कविता है कैसा हो स्कूल हमारा। तो वो मैं आपको भेजूंगा। अगर आप पुराना हमारा एपिसोड देखेंगे तो उसमें वो कविता मैंने पूरी पढ़ी भी है, वो एपिसोड में। हाँ जी, तो वो उसका मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप देखिएगा। लेकिन उन्होंने जो स्कूल का सपना देखा है कि कैसा स्कूल हो, तो वो बिल्कुल आप ही जैसा स्कूल है, मस्ती की पाठशाला है वो, जिसका उन्होंने सपना देखा। और अगर गिरदार जीवित होते, वो 10 साल पहले सर स्वर्गीय हो चुके हैं, अगर आज वो जीवित होते और इस कार्यक्रम को देख रहे होते, तो वो निश्चित रूप से आपके विद्यालय आते। निश्चित रूप से, तो कोई निश्चित बात रूप नहीं सर, उनकी ओर से हम आपके विद्यालय आएंगे। अब आएंगे। उनके जी जी प्रतिनिधि के तौर पर हम सब लोग आएंगे आपके विद्यालय और आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, पूरे टीचर शो की ओर से, पूरे दर्शकों को और आयोजकों की ओर से और बच्चों की ओर से सबसे पहले, क्योंकि बच्चों ने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया है और आपकी सब सोच ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, उसके क्रियान्वयन ने आपको इस ऊंचाई तक पहुँचाया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के शो में शामिल होने के लिए। जोशी सर, आप कुछ कहना चाहिए? नहीं करते, जो इनको लेके आए हैं उनके प्रति भी हमारा धन्यवाद। जी बिल्कुल, इनको लेकर आए हमारे डॉक्टर भावेश पांड्या जी। तो हाँ, भावेश भावेश पांडे जी, मुझे पता पांड्या है, उनको भी धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद भावेश पांड्या जी को बहुत बहुत कि धन्यवाद। उन्होंने सुझाव दिया कि हम जो है डॉक्टर राकेश जी को बुलाएं इस शो में। तो राकेश जी भावेश जी के सौजन्य से यहाँ पर है, भावेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें जी उम्मीद है जी कि जी हम सब मिलकर के ऐसे नए नए शिक्षकों को हम सब देश के सामने लाते रहेंगे, सरकारी और असरकारी शिक्षकों को इस शो में लाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं सुनीता निर्मल जी के साथ ठीक 7 बजे सरकारी और नमस्कार। असरकारी शिक्षक के एकमात्र राष्ट्रीय शो द टीचर शो में। नमस्कार, शुभ रात्रि।